अच्छा, हिंदू राष्ट्र जो है, तो वैसे तो क्या है, देखिए पॉलिटिक्स के अंदर जो मेरा देखने का तरीका रहता है और जो मेरे हिसाब से सबसे ठीक है वो ये है कि पॉलिटिक्स मतलब सरकार जो होती है, मतलब पॉलिटिक्स जितनी भी है वो सरकार बनाने की है। मतलब पहले लड़ाइयाँ होती थी, मतलब आमने सामने सेनाएं आती थी और वो जो जीतेगा जो सरकार बना लेता था। फिर बाद में वोटिंग सिस्टम आ गया, तो अब उन्होंने सिस्टम ये रखा भाई, इतने हाथी घोड़े और ये सब जंगी सामान लेके सरकार बनाने का जो फैसला होता है उसमें बहुत ज्यादा तबाही आती है। तो कोई शांति प्रिय तरीका निकालो। तो फिर शांति प्रिय तरीका निकाला है कि भाई वोट करो और वोट से सरकार बना लेंगे। तो फिर जो जिसको अपनी सेना बनानी है वो पार्टियां बनाते हैं अपनी, जैसे ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां, भारत में कुछ 2000 पार्टियां हैं। वो सब एक तरह से ये सरकार बनाने की जो पहले सेनाएं होती थी उस तरीके की सेनाएं हैं। और ये जाके जनता को बोलते हैं भाई हमको वोट दो, हमें सरकार बनानी है। सरकार बना के क्या करना है, तो एक तो पावर चाहिए उसके लिए। मतलब दो गोल होते हैं, ऑफिशियल गोल तो, अनऑफिशियल गोल तो सबको पता ही है कि भाई क्या होते हैं, पैसा, पावर और ये सब। और ऑफिशियल सरकार क्यों चाहिए, ऑफिशियल ऑफिशियल इसकी जरूरत क्यों है, मतलब ऑन डॉक्यूमेंट सरकार में आने के बाद में आदमी क्या करेंगे। तो सरकार बनाने के बाद में सरकार का काम होता है कानून छापना, वो कानून बनाते हैं। तो पिछले 5-10 हजार से दुनिया ऐसे ही चल रही है, जहां जिसकी सरकार है वो आदमी कानून छापता है या कानून बनाता है, ठीक है ना। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और अलेक्जेंडर से लेके और औरंगजेब से लेके और आज भारत जो भी है पीएम, वहां तक सारा सिस्टम ऐसा ही है। जो सरकार बनाएगा वो कानून बनाएगा। तो मैंने इसके ऊपर एक पिछले स्पेस में एक्सप्लेन किया था कि भाई कानून होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कानून मतलब क्या करने का अनुमति है, क्या करने का अनुमति है, ये सब। तो कानून असल में एक प्रोसीजर होती है, प्रक्रिया, जिसमें डिटेल लिखी जाती है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें। तो ये तो एक जनरल बात हुई। तो पॉलिटिक्स के अंदर सिद्धांत होते हैं और लेबल होते हैं, धारणाएं, अवधारणाएं, दर्शन, ये सब भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन मेरा कैसा मानना है कि ये सब डिस्कशन के अंत में प्रोसीजर चाहिए होती है, कि आपको जो दर्शन लागू करना है या आपको जो विचार लागू करना है या आपको जो सिद्धांत लागू करना है, किसी देश में कोई भी चीज लागू करनी है, तो फिर उसकी प्रोसीजर बनानी पड़ेगी। प्रोसीजर क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि लागू करना है तो सरकार को वो कानून बनाना पड़ता है। जब तक सरकार कानून नहीं छापेगी तब तक वो चीज लागू नहीं होती है। तो अब जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो मैं इसको कैसे देखता हूँ कि ये एक लेबल है, या एक तरह से ये एक शीर्षक है एक्चुअली के अंदर। तो कोई जो शीर्षक होता है, मतलब आप इसको दर्शन भी कह दो, कुछ भी कहो इसको, हिंदू राष्ट्र, ये असल में ये एक शीर्षक है। तो कोई भी शीर्षक होता है ना, उसको जब इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसकी प्रोसीजर ही नहीं होती है। तो जो हिंदू राष्ट्र को लेके, मतलब हिंदू राष्ट्र का तो भारत में 100 साल से है, इसका दर्शन, मांग, डिमांड और अलग अलग दौर में, अलग अलग शेप में इसका डिस्कशन चलता रहा है, 100, 150, 200 सालों से। और आज भी इसका डिस्कशन चलता रहता है, डिमांड डिस्कशन, दोनों में से कुछ भी कहो, डिस्कशन होता है तो डिमांड भी हो जाती है। लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, तो मैं आपको एक किताब देता हूं, और वो किताब जैसे 200 पेज की है, ऊपर मैंने शीर्षक लिखा है और अंदर कुछ नहीं लिखा है, सारे पेज खाली हैं। तो आपको मालूम नहीं पड़ सकता कि भाई ये किताब कहती क्या है, वो तो केवल शीर्षक लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो हिंदू राष्ट्र को लेके जो डिमांड होती है, हिंदू राष्ट्र बनाओ या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, ये सब जो बातचीत होती है, तो इसमें ओवरलैपिंग क्या है, दो दो चीजों की ओवरलैपिंग है। पहली ओवरलैपिंग है वो ये है कि कुछ लोग सोचते हैं या बोलते हैं या मानते हैं, और कभी कभी उनको भी नहीं पता होता है कि वो ऐसा सोचते, मानते या बोलते हैं, कि हिंदू राष्ट्र से मतलब है, जैसे भारत के संविधान में लिखा है ना, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष स्टेट है या राज्य है, उस तरीके से वहां पे हिंदू राष्ट्र लिखना। एक एक स्ट्रीम तो ये है, वो ऐसा मानते बोलते हैं कि भाई वहां पे हिंदू राष्ट्र लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिख दिया, प्रियम्बल में या प्रस्तावना में, कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो हो गया हिंदू राष्ट्र। तो एक तो ये चीज है, और दूसरा है कि नहीं, हिंदू राष्ट्र इतना नहीं है, मतलब दूसरी स्ट्रीम भी है जो ये कहते हैं नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि तुमने जैसे 42 अमेंडमेंट में एक शब्द चिपका दिया उधर, समाजवाद और सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट और सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द चिपका दिया,
तो उससे क्या होता है? उससे कुछ होता नहीं है, वास्तव में भी नहीं होता है असल में। वैसे हिंदू राष्ट्र चिपका दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसा नहीं है। इसमें हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदुओं को प्रोटेक्शन मिलेगा, हिंदू धर्म बढ़ेगा, हिंदुओं को मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा राइट्स, या ये सब विशेष होगा कुछ, मतलब कुछ विशेष होगा। अब ये कुछ विशेष क्या होगा, मतलब पता नहीं मुझे इसमें क्या क्या होगा, पर उनकी एक्सपेक्टेशन केवल नाम चिपकाने से आगे जाती है। लेकिन जब भी मेरे को आज दिन तक कोई भी आदमी नहीं मिला है, लिटरली 10 साल में, 10 साल से मैं ये चीज को देख रहा हूं, पूछ रहा हूं कि भाई तुम्हारा मायना क्या है हिंदू राष्ट्र से? तुमको कॉन्स्टिट्यूशन में चिपकाना है, हिंदू राष्ट्र हो गया, या तुम्हारे को और भी कुछ करना है कि हिंदू धर्म से, मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने में और क्या चाहते हो तुम कॉन्स्टिट्यूशन में चिपकाने के अलावा? मतलब वहां पे ये शब्द को चिपकाना या ये शब्द को लिख देना, उसके अलावा क्या? तो उसका राइट आंसर, या एक लाइन 2 लाइन से ज्यादा का आंसर मेरे को आज दिन तक किसी ने दिया ही नहीं है। मतलब मैं 10 साल से पूछ ही रहा हूं, किसी ने और कोई भी नहीं देता है। मतलब इवन चाहे मैं विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से पूछूं, चाहे मैं आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं से पूछूं, या मैं कितने भी कट्टरवादी हिंदू कार्यकर्ता नेता से पूछूं, मेरे को इसका जवाब कभी किसी ने दिया ही नहीं। तो ऐसी कोई बात पॉलिटिक्स में जिसमें सिर्फ शीर्षक है, अंदर प्रोसीजर जिसके अंदर है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से वो चीज कभी लागू नहीं होती है। पर पॉलिटिक्स में इसकी वैल्यू बहुत होती है। इसकी वैल्यू क्या है कि बड़े पैमाने पे मास को उस शब्द के इर्द गिर्द लपेटा जा सकता है, अच्छा खासा उससे आपको वोट मिलेगा, एक नारे की तरह। जैसे पॉलिटिक्स में जैसे नारे वेव खड़ी करते हैं, उस तरीके से ऐसे शब्दों को रचकर उनका कैंपेन चला के एक प्रकार की वेव खड़ी हो जाती है, और बाद में उस वेव से वोट आता है। लेकिन जब लागू करने की बात आएगी, तो मतलब किसी को इससे वोट आ रहा है, उससे मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हिंदू महासभा ने बोला भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनको इससे वोट आए लाखों, तो ठीक है, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या बीजेपी ने बाद में ये हिंदू हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व वगैरह का मुद्दा 1990 में उन्होंने लिया था, मतलब 88 89 के आसपास। उसके पहले तक उनका ये मुद्दे पे वो नहीं था। तो उससे उनको काफी वोट मिला, तो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं इसको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐतराज है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई संगठन, मतलब कोई संगठन तो कुछ भी करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी पे, पर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर बोले तो फर्क पड़ता है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनावी वादे में, या फिर अपने एजेंडे में, या अपने एक तरह से मुद्दे में कोई शीर्षक लेके आती है कि भाई हम ऐसा करेंगे, कोई लेवल लेके आती है, कोई दर्शन सिद्धांत लेके आती है, तो कार्यकर्ताओं को सबसे पहले उनसे प्रोसीजर मांग लेनी चाहिए कि भाई प्रोसीजर क्या है, आप इसको लागू करोगे तो प्रोसीजर क्या होगी इसकी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, प्रोसीजर नहीं मांगते हैं, तो इस प्रकार की शब्द रचना और इस प्रकार के शीर्षक, नारे, सिद्धांत, दर्शन के चक्कर में उनका सिर्फ अंत में टाइम खराब होगा, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता है सामने वाला जो चीज बोल रहा है भाई ये चीज हम करेंगे, सामने वाले को भी नहीं पता है वो क्या कह रहा है, सुनने वाले को भी नहीं पता है क्या कह रहा है, पर दोनों को शब्द अच्छा लगा, मजा आ रहा है, तो बस वो ऐसे करके ये चीज चलती रहती है। तो मेरा पॉइंट है, आज तक किसी ने भी मेरे को ये जवाब ही नहीं दिया है कि हिंदू राष्ट्र को से तुम्हारे मायने क्या हैं, तो वो मेरे पास आंसर ही नहीं है। अब मैं इसमें, मेरा इसके अंदर प्रपोजल, या मैं इसको कैसे देखता हूं, तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, मान लो। अब बनाना है का भी मतलब नहीं समझ आ रहा कि क्या, किधर बनाना है, तुमको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के बनाना है या कोई पूरी प्रोसीजर है, वो तो जवाब तो है नहीं अपने पास में। तो अब मैं एक मेरे अंदाज से आगे का जो बात है वो मेरे अंदाज से बता रहा हूं अब मैं, कि जैसे चलिए हम मान लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र से मतलब है कि भाई हमको भारत के संविधान के प्रस्तावना में लिखना है कि हिंदू राष्ट्र, भारत एक, जहां लिखा है सेकुलर है, वहां पे हिंदू राष्ट्र लिख देंगे। चलिए ठीक है, तो इससे क्या फर्क आता है? तो मैं कहता हूं इससे जीरो फर्क आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 0.1% फर्क आता है, मतलब बिल्कुल 100% जीरो ही फर्क आएगा, ऑलमोस्ट जीरो नहीं, 100% जीरो। इससे कभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली बात तो संविधान खुद ही अपने आप में एक पोएट्री की तरह होती है, मतलब कविताएं होती है उस टाइप से। कविता इसलिए कह रहा हूँ कि कविता, पोएट्री जो होती है ना, वो बात को टेढ़ा करके कहने के लिए पोएट्री का यूज होता है। जब बात को सीधा करके कहना हो, जिसका हमेशा एक ही मतलब निकलेगा, जैसे बारिश हो रही है, ये एक सीधा वाक्य है,
तो इसको कहना है तो इसका मतलब 100 में से 100 वही समझेंगे भाई बारिश हो रही है, इसमें क्या है, सीधा वाक्य हो गया ना ये। तो उसके लिए तो क्या गद्दी का इस्तेमाल होता है, मतलब आदमी वाक्य रचना करता है। पर जब उसको बात को टेढ़ा करके कहना होता है जिसके कई अर्थ निकल सके, तब पोएट्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो संविधान जो है होता है ना, असल में वो कानून नहीं होता है। संविधान तो क्या है, एक सिद्धांतों का, धारणाओं का, दर्शन का मजमुआ है असल में, कानून नहीं है वो। कानून का भी हिस्सा होता है उसमें, जैसे उसमें लिखा है जैसे कोई विधायक होगा या सांसद होगा या कोई राष्ट्रपति होगा, तो वो इबारतें वहां पे, या राष्ट्रपति की टर्म 5 साल होगी, ये जैसे संविधान में लिखा है, तो वो वो ये वाली बात है, वो कानून के हिस्से में गई, क्योंकि वो बहुत ही स्पष्ट बात है ना, और एक प्रकार से फैक्ट को डिक्लेयर करती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ कानून नहीं होते, उसमें दर्शन भी बहुत सारा होता है, उसमें डायरेक्शन होते हैं, दर्शन होता है, सिद्धांत होते हैं, और उनका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, वो हर आदमी जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको क्या इंटरप्रेट करना चाहता है। इसलिए मैंने संविधान के लिए बोला कि संविधान है वो पोएट्री होती है, एक तरह से वो कविता है, जिसका समय के साथ में आप चाहो तो उसका इंटरप्रिटेशन आप बदलते रह सकते हो। तो देखो 76 से पहले भारत में जो संविधान चलता था, लागू था, उसकी प्रस्तावना में कहीं लिखा था क्या कि भारत एक सेकुलर स्टेट है? नहीं लिखा था ना। तो 76 के अंदर 1976-77 के आसपास में जो 42वां संशोधन आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो संशोधन के अंदर हमने प्रस्तावना में ये जोड़ा था, समाजवाद और सेकुलर और ये अतुल्य, मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर और इनक्रेडिबल, ये तीनों शब्द हमने प्रस्तावना में 76 में जोड़े। तो उसके पहले जो भारत था वो क्या था, क्योंकि उसमें तो लिखा ही नहीं है कहीं कि सेकुलर है, नहीं लिखा था। तो फिर क्या हुआ, मतलब जब नहीं लिखा था सेकुलर तो क्या हुआ? तो उसके पहले क्या ये हिंदू राष्ट्र था कि मुस्लिम राष्ट्र था, क्या राष्ट्र था भारत, उसकी आइडेंटिटी क्या थी असल में? तो उसके पहले जो पॉलिसियां बनती थी वो क्या हिंदू के हिसाब से बनती थी, कानून बनते थे, या मुस्लिम के या क्रिश्चियन के हिसाब से बनते थे, किसके हिसाब से बनते थे? तो बाद में जोड़ दिया, चलो 76 में भारत संविधान में छाप दिया हमने, चिपका दिया उधर, भाई भारत अब से सेकुलर है। तो अब मैं पूछता हूँ 76 में सेकुलर लिखने के बाद में फिर उसके बाद में क्या हो गया? मतलब क्या कुछ ऐसा जो कानून बनते थे 76 से पहले और जो 76 के बाद में बनते हैं, तो उसके अंदर क्या ये जो सेकुलर शब्द लिखा हुआ है इससे कोई फर्क आता है? कभी भी कोई फर्क नहीं आता है, कैसा भी जीरो फर्क आएगा। तो अब फर्क क्यों नहीं आ रहा है? वहां पे लिख दिया आपने समाजवाद, तो क्या भारत में समाजवाद है? मतलब वहां पे आप हटा दो समाजवाद को, आप लिख दो पूंजीवाद, मैं कहता हूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों? क्योंकि समाजवाद भी एक शीर्षक है, लेबल है, पूंजीवाद भी एक लेबल है। आप वहां लिख दो उदारवाद भी है, हम तो वहां वो भी लिख दो, उससे भी कोई फर्क नहीं। आप सेकुलर लिख रहे हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वहां पे कुछ भी लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने बोला कि जैसे जो ये मानते हैं कि भाई संविधान के अंदर ये लिखने से हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र है, उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता है ना। पहला पॉइंट तो ये है। अब दूसरी चीज आती है कि बदलाव, मतलब बदलाव से मतलब है वहां पे कुछ लिखा आपने, उससे तो कोई बदलाव आएगा नहीं, वो मैंने आंसर किया है। तो चलो ठीक है, अभी भारत के अंदर हिंदुओं की और हिंदू धर्म, उसकी परंपराएं, कल्चर और उसका जो उसके अनुयायी है, मंदिर वगैरह, ये वो संस्थाएं, ये सब का शरण हो रहा है। तो मेरे को दिखता है कि ये सबको रोकना जो चाहते हैं, वो मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो देखो मेरा इसमें पॉइंट है कि ये सबको बचाने के लिए हमको कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं, मतलब वहां पे संविधान में हिंदू राष्ट्र लिखने की जरूरत नहीं होती है, नहीं आपको उसके लिए कोई ऐसा कानून बनाने की जरूरत होती है, उससे कुछ होता नहीं है, मतलब उससे नहीं होता कुछ। उसके लिए हर चीज के लिए आपको अलग अलग एड्रेस करके प्रोसीजर या कानून बनाने पड़ते हैं। तो मैं छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए भारत के अंदर हमें गंगा साफ करनी है, ठीक है ना। अब जैसे गंगा जो है उसका वो वैसे तो एक वो मतलब संसाधन के हिसाब से देखे तो उसका मूल्य बहुत ज्यादा है, गंगा बहुत कीमती नदी है ना। और पर उसका धार्मिक महत्व भी है, हिंदू धर्म के अंदर गंगा का एक विशिष्ट स्थान है, ठीक है ना। तो गंगा को साफ करना, गंगा साफ रहनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि ये एक तरीके से हिंदू धर्म से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे एक कनेक्टेड समस्या है। तो अब संविधान में हमने लिखा कि हिंदू राष्ट्र हो गया, तो क्या गंगा साफ हो जाएगी? क्या गंगा तो साफ नहीं होगी असल में, और गंगा की तो स्थिति खराब हो रही है, 15-20-25-30 साल में और भी खराब हो जाएगी। मतलब इसका जल प्रवाह है घटता जा रहा है, घटता ही जाएगा जब तक कि कोई विप्लव बीच बीच में आते रहते हैं, उस वजह से ये खुद को साफ कर लेती है, वरना
इसका क्षरण हो रहा है। और इसका जो पानी का जो मतलब स्तर है वो भी बद से बदतर हो रहा है। यमुना का भी हो रहा है, गंगा का भी हो रहा है, और ये लगातार हो रहा है पिछले 70 साल से। जब भारत सेकुलर स्टेट था तब भी हो रहा था, और सेकुलर स्टेट नहीं था तब भी यही दशा थी, आज भी यही दशा है। तो अब आपको गंगा को साफ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो मैं कहता हूं आपको भारत में जो गंगा को साफ करने का जो योजना है, जो पॉलिसी है, जिसको कानून बोलते हैं, योजना पॉलिसी ये तो ऐसे ही फर्जी शब्द है, इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो जो कानून है इसका, हमको उसके लिए या तो वो कानून में सुधार करने पड़ेंगे, या फिर गंगा को साफ करने के लिए हमको इस तरीके के का कानून बनाना पड़ेगा जिसमें 100 से 500 तक धाराएं हो सकती है। और वैसा कानून जब आएगा तब जाके आपकी गंगा जो है उसमें सुधार आना शुरू होगा। और मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। 2 से 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, मतलब ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि 3 से 4 साल के अंदर अंदर गंगा का पानी वैसा हो जाएगा कि आप गिलास से निकाल के पी सकते हो। उसमें कोई ज्यादा फाइट नहीं है। बस उसके अंदर आपको जो प्रदूषण उसमें गिर रहा है उसको दूसरी जगह पर वो जाना शुरू करे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके चैनल खड़े करने हैं, और गंगा अपने आप ही साफ होना शुरू कर देगी। मतलब आपको तो केवल गंदा नहीं करना है, गंगा खुद ही खुद को साफ कर लेगी। और जैसे टेम्स नदी है, उसका वो भी शहर के बीच में से बहती है, लेकिन उसके पानी का स्तर है, आप गिलास डाल के पानी लेके पी सकते हो। ठीक है, तो वहां पे वैसा क्यों है? वो तो क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं है मुझे नहीं पता है, पर तब भी किसी भी स्थिति में वहां की वो नदी साफ किससे है? तो मैं कहूंगा कानून से वो साफ है नदी, और कोई वजह से नहीं है। भारत के अंदर गंगा को साफ करने का जो कानून है वो नहीं है, तो आपको गंगा ठीक करनी है तो आपको एक सेपरेट कानून चाहिए यहाँ पे, पहला। अब दूसरा आता है गाय पे आते हैं। चलिए, तो गाय में क्या होता है कि ये भी वैसे ही बहुत ही, गाय जो है अपने आप में इकोनॉमी में दूध और न्यूट्रिशन देने में बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इसका भी हिंदू धर्म में रिलीजियस महत्व भी है इसके साथ ये भी, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारी बहुत सारी परंपराओं में और रिचुअल्स के अंदर जो गाय होती है, देशी गाय की बात कर रहा हूँ ना, वो जर्सी की नहीं, तो इसके जो बहुत सारे गोमूत्र है वगैरह, इनका इस्तेमाल होता है उसके अंदर। और उसके अलावा ये अस्थियों विसर्जन, ये वो सब के अंदर भी उसमें गंगा का होता है। तो गाय जो है उसका धार्मिक महत्व है, मतलब भारत के अंदर गाय को संरक्षित किया जाना चाहिए। ये भी एक प्रकार से उसी हिस्से की मांग है। जो आदमी बोलेगा ना हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो वो ये भी चाहता है कि भाई गाय जो है उसकी दुर्दशा जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आपको गाय को बचाना है तो भारत में 67 से पहले तो मतलब गाय गोकशी पे, गाय को काटने पर रोक का कानून नहीं था। 67 में बना, वो जो करपात्री महाराज का जो इंसिडेंस है उसके बाद में भारत में ये कानून बने थे। स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट राज्यों में बने थे, केंद्र सरकार नहीं बना सकती इस पे। तो वो कानून सब बने 67 में। तो भारत तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना 67 में तब भी, और सेकुलर भी नहीं था। तो भारत तो उस समय सेकुलर भी नहीं लिखा था तब भी। गाय तो 67 से पहले तक गोकशी थी, उसमें बैन था ही नहीं। 67 में भारत में गाय काटने पे बैन आया, तो वो कैसे आया? वो कानून से आया ना। उसमें मतलब हिंदू राष्ट्र या हिंदू बिंदु उसमें कोई वो है ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं है। एक सेपरेट लॉ आया और उसने लॉ ये कहता है भाई ये जो गाय है इसको काटने पर प्रतिबंध होगा। अब वो एक सेपरेट बात है कि जो कानून बना है उसमें इतने सारे लूप होल छोड़ के रखे हैं कि कटवाई जो है वो आज भी हो रही है, और वो उसको रोकना है तो वो लूप होल हटाने पड़ेंगे या थोड़ा फुल प्रूफ लॉ लिखना पड़ेगा। तो जैसे अब हमने इसके लिए जो कानून प्रपोज किया है, मेरा इस पे प्रस्ताव है, 8 पेज का एक लॉ है, कुछ उसमें 18 धाराएं हैं, गो नीति बोल के। तो गो नीति जो है वो कानून को लिखा गया है गाय को बचाने के लिए। गाय से मतलब है देशी गाय को बचाने। तो देशी गाय को वो कानून यदि गैजेट में आता है, 8 पेज यदि वो गैजेट में आएंगे तो देशी गाय का संरक्षण होना शुरू होगा। मतलब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके, पर थोड़ा बोल्ड पॉइंट बता देता हूँ। उसके अंदर पशुपालन मंत्री है, उसको उसमें से गाय को सेपरेट कर दिया है हमने, अलग से मंत्रालय रखा है गो कल्याण मंत्री नाम से। और वो जो मंत्री होगा उसका एक ही काम है, देशी नस्ल की भारतीय जो गाय है केवल वो उसी का मंत्रालय, केवल वो उन्हीं से संबंधित कामकाज देखेगा, दूसरे पशुओं से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। और जर्सी गाय है वो उसके नीचे नहीं आएगी क्योंकि वो गाय में शामिल नहीं है। और वो जो रहेगा गो कल्याण मंत्री, वो वोट वापसी पासबुक के दायरे में आएगा। मतलब नागरिक जो है वो पासबुक का प्रयोग करके उसे बदल सकते हैं किसी भी दिन, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो ऐसे कानून नहीं बना रहा है जिससे गोकशी में कमी आए, तो वो उसे बदल सकते हैं। इसी तरीके से हर जिले में एक डिप्टी लेवल का ऑफिसर रहेगा, काउ प्रोटेक्शन ऑफिसर, गो रक्षा अधिकारी, हर जिले पे। और वो सेपरेट अपॉइंटमेंट भी हो सकती है उसकी, और वो साथ में डिप्टी रहते हुए भी भार ले सकता है। तो वो रिपोर्ट करेगा गो कल्याण मंत्री को, और वो भी वोट वापसी पासबुक के दायरे में आएगा।
दूसरा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाय जाने का जो अभी कानून है उसको हमने उसने बैन कर दिया है कि भाई ये स्टेट से वो स्टेट में गाय नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना, या ऐसे स्टेट में ले जा सकते हैं जहां पे भी गाय को काटने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अलावा अगर गाय से संबंधित तस्करी का या उसकी हत्या का मामला आता है तो जज नहीं सुनेगा, नागरिकों की जूरी सुनेगी। तो ये वोट वापसी, जूरी, और उसमें रेफरेंडम भी डाला है हमने। ये सब लिख के ये 8 पेज का एक प्रोसीजर मैंने प्रपोज किया। ये प्रोसीजर बोलता है कि ये धाराएं गैजेट में छप जाएगी तो बस गाय का जो डिक्लाइन हो रहा है भारत में वो रुक गया। तो जैसे इसके लिए हमें एक सेपरेट लॉ चाहिए। अब मंदिर पे आइए, चलो बांग्लादेशी घुसपैठियों पे बात करें तो भारत में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों 2-2.5 करोड़ घुसे हुए हैं और अभी बढ़ता ही जा रहा है। मतलब मोदी साहब ने सत्ता में आए उसके बाद में और भी बढ़ गया ये सब, रोहिंग्या भी आ गए, पहले तो बांग्लादेशी आते थे। तो अभी हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसका बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, मतलब सभी घुसपैठिए नहीं है उनमें, प्रवासी अप्रवासी बांग्लादेशी भी हैं, मतलब विदेशी नागरिक जिनको कहना चाहिए, फॉरिन, मतलब विदेश से जो यहाँ घुस आए हैं। कुछ उनमें क्रिमिनल है ज्यादातर, और रोजगार नहीं है, जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, तो आदमी क्रिमिनल वैसे ही फिर बनता जाता है। वो वायलेंस के अंदर, दिल्ली में आसपास, नोएडा, इधर वो जो वायलेंस की घटनाएं है, स्ट्रीट क्राइम्स है, उनके अंदर उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। और तो अब ये लोग को खदेड़ने का है, तो खदेड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो प्रियम्बल में छापने से तो नहीं जाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र छाप दिया तो नहीं जाएंगे, उधर आप कुछ भी छापो, वो तो पोएट्री है, उससे कुछ होता नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक अलग से प्रोसीजर चाहिए। वो प्रोसीजर जो हमने प्रपोज करी है वो 12 पेज का कानून है, एनआरसीआई, मतलब एनआरसी नहीं, सरकार ने जो असम में एनआरसी लागू किया है वो एकदम कचरा ड्राफ्ट है। उससे मतलब 1000 बांग्लादेशियों को भी वो ड्राफ्ट की ताकत नहीं है 1000 बांग्लादेशी को देश से निकालने की, मतलब लिटरली 1000 को भी नहीं निकाल सकता वो कानून। यहाँ पे तो 2 करोड़ निकालने हैं आपको, मतलब वो इतना कमजोर है। ड्रामा फुल हो गया, मीडिया में उसका चर्चा वर्चा फुल हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो वो कानून आया जब से कितने बांग्लादेशी देश छोड़ के गए। सरकार से आरटीआई लगा के डेटा मांग लो आप, तो सरकार बोल देगी जीरो, मतलब 10-20 से ज्यादा का डेटा ही नहीं है, 10-20 का भी नहीं है, मतलब जीरो ही आएगा, कभी कोई नहीं गया। वो कानून ही ऐसा बना रखा है, और वो केवल असम में आया है, पूरे भारत में नहीं आया है। पूरे भारत में तो वो लाने में वो 20 साल अभी तो उसकी नारेबाजी चलाएंगे, वोट खींचेंगे काफी सारे, बाद में क्या लाएंगे नहीं लाएंगे कुछ पता नहीं है। डिमांड ये 20 साल पुरानी है। मतलब मेरे को याद है 98-99 में जब मैं बीजेपी के अंदर था, उस समय भी हम ये मुद्दे को सुनते थे नेताओं से, मतलब तब तो एज कम थी मेरी, पर तब भी ये मुद्दा उस समय भी उठता था और इसके ऊपर बहुत बात होती थी और हम सुनते थे कि भाई इनको बाहर निकालना है देश से, ये जो इन्फिल्ट्रेटर है और जो ये विदेशी नागरिक आ गए हैं। तो वो बात कितने साल पुरानी हो गई, मतलब 25 साल हो गए। तो कितने को भारत से बाहर खदेड़ा? जीरो, मतलब एकदम जीरो है। ऐसा नहीं है 20-25 बीच में भेज दिए हो, 20-25 का भी आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल जीरो है, मैटर खत्म। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कोई कानून ही नहीं छापा आज तक। तो हमने इसका कानून रखा है, प्रपोज किया है, एनआरसीआई। तो एनआरसीआई ये पूरे देश पे आएगा। अब वो आएगा कब? वो 12 पेज जो हमने प्रपोज किए वो गैजेट में छाप दो। जिस दिन ये गैजेट में आएंगे उसके अगले दिन से ये रजिस्टर बनना शुरू होगा एनआरसीआई का, और ये 1 साल में बन जाएगा। और 1 साल खत्म होते होते भारत में से 1.5 करोड़ बांग्लादेशी विदेशी नागरिकों घुसपैठिए 2 करोड़, ये सारे ही देश छोड़ देंगे। मतलब 1 साल का ही काम है, दूसरा साल आपको देखना ही नहीं है। 365 दिन के अंदर मैटर क्लोज हो जाएगा ये आपका। तो पर उसके लिए क्या है, वो 12 पेज की प्रोसीजर छापनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब उसके बाद में आप मंदिरों की और कन्वर्जन पे आओ। तो भारत के अंदर अभी कन्वर्जन बहुत तेजी से हो रहे हैं। जैसे अभी मणिपुर है, वहां पे भी जो मिशनरीज है, सीआईए और मिशनरीज ने हथियार दिए कुकी को, और उन्होंने वहां पे मैते हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर दिया, संपत्ति पकड़ ली, ये सब कर लिया। उधर जो कंवर्ट हो जाएंगे वो सेफ होते जाएंगे, जो कन्वर्ट नहीं होंगे, जिनके घर जलेंगे, जिनको वहां से जगह छोड़ के भागना, इधर उधर जाना पड़ेगा, कोई कोई मदद करने वाला नहीं है। मतलब बीजेपी ने तो वो स्टेट ही डिलीट कर दिया अपने वोट के उसमें से, हमारे कोई लेना देना ही नहीं है, उनको वोट वहां से चाहिए भी नहीं। तो मणिपुर के अंदर जैसे हो रहा है अभी, मणिपुर के साथ में उधर के स्टेट में भी ऐसा होना शुरू हो जाएगा, और पंजाब पूरा कन्वर्ट हो गया, और अब बाकी स्टेट में भी। एक बार पंजाब गया तो पूरे भारत में एक तरह से सुनामी आने वाली है कन्वर्जन की, क्रिश्चियनिटी की, और ये कन्वर्ट कर देंगे। तब तक ये मिशनरीज भारत में कन्वर्जन करती रहे, उसके लिए कवरिंग फायर देने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का गाना इन्होंने लगा के रखा हुआ है। तो हिंदू मुस्लिम के आपस के तनाव के अंदर हिंदू मुस्लिम के जो कार्यकर्ता हैं, जो हिंदूवादी कार्यकर्ता, वो मुस्लिम में बिजी हैं और मुस्लिम वाले हिंदू में बिजी हैं, और वो उधर से बड़े पैमाने पे कन्वर्जन कर रहे हैं। तो कन्वर्जन हो रहे हैं, इसको रोकना है। तो वैसे इसको रोकने के लिए क्या चाहिए? तो ठीक है, आपने हिंदू राष्ट्र लिखा, उससे तो ये नहीं रुकेगा, है ना, वो तो होने ही वाला है, क्योंकि इसका वहां पे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको रोकने का तरीका क्या है? तो उसका रोकने का तरीका फिर से आपको एक सेपरेट कानून चाहिए। तो हमने इसके लिए कानून रखा है राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड। तो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड 16 पेज का कानून है, कुछ 32 धाराएं हैं उस कानून के अंदर। वो कानून यदि गैजेट में आता है, अगर
तो मतलब 5 साल के अंदर अंदर भारत के अंदर कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन तो रुक ही जाएंगे, 5 साल के अंदर रिवर्स होना शुरू होगा। और जो लोग कन्वर्ट हो चुके पिछले 100 साल में, 50 साल में जितने, वो सब फिर से हिंदू धर्म में, जिसको घर वापसी बोल सकते हैं, वो रिकन्वर्ट होना या घर वापसी करना शुरू कर देंगे। मतलब उसके लिए आपको आज तक कोई जी न्यूज पे बैठ के मजमा लगा के घर वापसी के फोटो निकालने की जरूरत नहीं है 100 लोगों की, कि भाई देखो ये यहाँ पे 100 लोगों की घर वापसी हो रही है, जैसा कि हर 6 महीने में एक प्रोपोगेंडा चलता रहता है। 10,000, मतलब पूरा पंजाब कन्वर्ट हो गया, और वो पूरा पंजाब कन्वर्ट हो गया, तो चैनल वालों को तो अभी फुर्सत भी नहीं मिली है एक सीन दिखाने की। लेकिन 50 लोग ने घर वापसी करी, तो सारे चैनल पहुंच के उसको बड़े बड़े उसको कवरेज देके पूरे भारत के हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को दिखा देते हैं कि देखो भाई घर वापसी चल रही है। उधर 10,000 कन्वर्ट हो गए, उसकी बात नहीं है, इधर 50 ने घर वापसी करी, तो जैसे कोई 5 लाख लोग घर वापसी कर गए, वैसा प्रोपोगेंडा चला देते हैं। तो वैसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 साल के अंदर अपने आप घर वापसी शुरू होगी। अब ये कैसे होगा, तो ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा मैं बुलेट पॉइंट बता देता हूँ। तो देखिए, जो हमने कानून रखा है राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का, वो क्या करता है, भारत के मतलब हिंदू धर्म में जो हमारा कमजोरी है, आज से नहीं है, 1000 साल से 2000 साल से एक कमजोरी बैठी है, उस प्रोसीजर को ठीक करता है, उस कमजोरी को ठीक करता है वो हमारे द्वारा प्रस्तावित प्रोसीजर। अब कमजोरी क्या है, कमजोरी यह है कि भारत की हिंदू धर्म की जो संस्थाएं हैं, हमारी संस्थाओं में आ गया मंदिर आ गए, इंपोर्टेंट मंदिर, मतलब इंपोर्टेंट मंदिर नहीं, पर सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो एक तो मंदिर होती है, फिर आश्रम होते हैं, मठ होते हैं, और ये सब संस्थाएं हैं, है ना। तो इनका प्रशासन कैसे चले, वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड उसको एड्रेस करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि सिखों की जो संस्था है, जो सिख धर्म की जो संस्था है, उसमें मंदिर और मठ वगैरह नहीं होते हैं, उसमें गुरुद्वारा होता है। तो गुरुद्वारा है उनकी संस्था। मतलब वैसे धर्म को देखें तो 3 अंग है किसी भी धर्म के, वो तीनों मिलकर धर्म बनाएंगे। पहला तो उसके जो संस्थाएं होती है, इंस्टीट्यूशंस, वो पहला हिस्सा होता है। जैसे हिंदुओं में मंदिर, आश्रम, मठ वगैरह, और मुस्लिम में जाएंगे तो मस्जिद और मदरसे जो होते हैं वो उसकी संस्थाएं हैं। और इसमें चर्च वगैरह हो गए, और सिखों में गुरुद्वारा हो गया। तो जैसे ये संस्था, दूसरा हिस्सा होता है धर्म का, वो होता है अनुयायी, तो जो फॉलोवर है। और तीसरा हिस्सा होता है उसकी किताबें, मतलब उस धर्म से संबंधित जो किताबें लिखी गई है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर जैसे रामायण है, महाभारत है, वेद है, हमारे वेदांग वगैरह हैं, और पुराण वगैरह हैं, ये सब उसमें आएंगे। जिसको दर्शन और मीमांसा हम कह सकते हैं, कि भाई जो भी धर्म होता है अंत में दर्शन होता है, वो तो वो उसकी फिलोसॉफी होती है उसमें, तो उसकी फिलोसॉफी क्या है वो बताने वाली किताबें। तो मुस्लिम धर्म में कुरान और हदीसें हो गई, और क्रिश्चियनिटी के अंदर ये ओल्ड टेस्टोमेंट, न्यू टेस्टोमेंट और बाइबल वगैरह ये हो गई। तो ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह हो गया। धर्म में ये 3 ही चीज होती है, चौथी कोई चीज नहीं होती है। ये 3 चीज मिलके धर्म बना देते हैं। तो कौन सा धर्म आगे चलेगा, बढ़ेगा, कौन सा नष्ट होगा या कमजोर हो जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, तो 2 फैक्टर पे वो कभी डिपेंड करता ही नहीं है। कौन कौन फैक्टर, अनुयायियों पे वो डिपेंड नहीं करता है कि किसी धर्म के लोग ज्यादा वीर हैं, साहसी हैं, जंगजू हैं, उनमें दया है नहीं है, वो अमीर हैं, गरीब हैं, उससे कभी कोई धर्म के विस्तार या संकुचन पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, उनकी किताबों में क्या लिखा है, जैसे गीता में क्या लिखा है, या कुरान में क्या लिखा है, या बाइबिल में क्या लिखा है, या गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है, उससे धर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हिंदू धर्म के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि जो ये तीसरा हिस्सा है इंपोर्टेंट संस्थाएं, उसका प्रशासन है वो ठीक नहीं है, वो बिगड़ा हुआ है। और हमारे हिंदू धर्म को बचाने वाले कार्यकर्ताओं ने अपना सारा जोर जो है वो लगा रखा है नंबर 2 पे, मतलब किताबों पे। मतलब वेद में कितनी महान बात लिखी है, रामायण में कितना बढ़िया आदर्श स्थापित किया है, वो ये सब चीजों पे अपने आप को ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा डिस्कशन करते हैं। और उनका मानना है ये सब दर्शन लोगों में जाएगा तो धर्म बसता है, जबकि प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। धर्म की किताब में आप कुछ भी लिख दो, उससे धर्म के बचने या आगे बढ़ने से लेना देना जीरो होता है, मतलब बिल्कुल ही जीरो होता है। ऐसा नहीं है 1% फर्क पड़ेगा, 0% ही फर्क पड़ेगा हमेशा। धर्म को आगे बढ़ाने का काम जो होता है वो संस्था करती है। तो हिंदू धर्म का जो की संस्था है, उनका प्रशासन जो है वो बिगड़ा हुआ है। कैसे बिगड़ा हुआ है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे गुरुद्वारे होते हैं, वहां पे क्या कानून है, संस्थाओं के प्रबंधन के कानून की बात कर रहा हूँ, अब मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहां पे गुरुद्वारों में क्या कानून बना हुआ है, 1925 में कोडिफाइड हुआ है। 1925 से पहले भी ये प्रैक्टिस उनके पास में लगातार थी, पर 1925 में उसको उन्होंने और भी क्लियर करके कोडिफाई किया, एसजीपीसी एक्ट बोलते हैं। तो उसमें लिखा है कि भाई सिखों की एक वोटिंग, जो भी सिख धर्म के अनुयायी होंगे उन सबका एक वोटिंग लिस्ट होगा अलग से,
और वो लोग गोल्डन टेम्पल के जो 5 ट्रस्टी होते हैं उनको वो ग्रंथी बोलते हैं। वो ग्रंथियों को सिख लोग चुनेंगे, मतलब वो इलेक्टेड होंगे। वो तो वहां पे जो ग्रंथी बनते हैं ना, वो इलेक्टेड होते हैं एक्चुअली के अंदर। और वो इलेक्टेड किसके द्वारा होते हैं? पूरे भारत के सिखों द्वारा इलेक्टेड है वो। तो जैसे ये एक प्रोसीजर है जो उनके पास है। और वो गोल्डन टेम्पल जो होता है उसके संरक्षण में भारत के सारे गुरुद्वारे आते हैं। तो अब होता कैसे है, जो आदमी वहां इलेक्टेड होके आता है, ग्रंथी जो होते हैं अकाल तख्त के, वो ग्रंथी इस तरीके से दान का बंटवारा या खर्च करते हैं। जो दान आता है उसको वो इस तरीके से खर्च करते हैं ताकि उनकी छवि साफ रहे, उनको वाहवाही मिले, लोग बोले अच्छा काम किया, ताकि वो फिर से चुन के आ सके। ठीक है ना। तो जैसे भारत, अब हिंदू धर्म में क्या होता है कि ये प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे जो मंदिर होता है उसका मालिक होता है वो ट्रस्टी, या फिर जो विरासत से उसका मालिक चला आ रहा है वो रहता है। और दान जो आएगा उसको खर्च करने का पूरा जो जिम्मेदारी या पूरी पावर है वो ट्रस्टियों के पास है। और वो अच्छे तरीके से खर्च करें तो भी उनकी मर्जी है, और वो अच्छे तरीके से खर्च नहीं करें तो भी उनकी मर्जी है। उसके अंदर अनुयायियों का कोई दखल नहीं है, मतलब दान देने वाले का कोई दखल नहीं है। तो आज से नहीं है, 2000 साल से प्रवृत्ति क्या रही, मंदिर से इन्होंने संपदा को, आने वाले दान को सोने में बदलना शुरू किया, जमीनों में बदलना शुरू किया। मतलब मंदिरों के नाम हजार हजार मील जमीनें मिलेगी आपको, और सोने के भंडार। उन्होंने परोपकार के काम पे उसको खर्च नहीं किया। मतलब कुछ ने किया, पर 100 में से 2 मंदिर ने किया, 98 ने नहीं किया। असल में उन्होंने क्या किया, संपत्ति को होल्ड करना शुरू किया। क्योंकि वहां पे आदमी जो मंदिर पे कंट्रोल लेके बैठा है वो जिएगा जब तक कंट्रोल रहने वाला है, तो वो सोचेगा क्यों खर्च करना है, मेरे को कोई निकालने वाला तो है नहीं। सिखों के अंदर ये उल्टा है, सिखों के अंदर 4 साल में ग्रंथी चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ये सिस्टम है। अच्छा, वैसे ही जो आपके क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर भी इस तरीके का सिस्टम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा असल में, हमने जो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का प्रपोजल दिया है वो क्या करता है, उसके बुलेट पॉइंट बताता हूँ। पहला तो वो ये करता है कि भारत में जितने भी हिंदू या सनातनी हिंदू हैं, जितने भी, वो सभी लोगों का एक वोटर लिस्ट बनेगा एसजीपीसी की तर्ज पे। मतलब शायद कुछ 80 से 90 करोड़ का वोटिंग लिस्ट बनेगा, या 80-90 करोड़ का नहीं तो 70 करोड़ के आसपास पकड़ लो। हर व्यक्ति जो खुद को हिंदू कहता है या सनातन हिंदू कहता है, सनातनी कहता है, वो उसका उस ट्रस्ट का वोटिंग मेंबर होगा। उस ट्रस्ट का वो ट्रस्ट बनेगा। तो जो अकाल तख्त होता है उनका, सिखों का, वैसे ये इस वो एक ट्रस्ट है असल में। उसमें 5 ग्रंथी हैं, बाकी सारे जो सिख हैं भारत के, जो 1 करोड़ सिख हैं, वो उसके मेंबर हैं एक्चुअली में, अकाल तख्त के, उसके एसजीपीसी के। तो अब वैसे ही हिंदुओं का एक वोटिंग लिस्ट बनेगा जिसमें 70 करोड़ जो जो भी हिंदू, 70-80 जितने भी हैं, वो एक वोटिंग लिस्ट बन गया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, ये जो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड होगा इसमें 5 ट्रस्टी होंगे। और ये 5 ट्रस्टी में जो चीफ ट्रस्टी होगा वो होगा, उसका नाम है हिंदू संघ प्रधान। ये जो संघ बना हिंदुओं का, ट्रस्ट बना, इसमें 80 करोड़ हिंदू वोटिंग मेंबर हो गए। अब ये जो हिंदू संघ प्रधान कौन होगा, उसके लिए वोटिंग होगी। लेकिन देखो, एक यहाँ पे वोटिंग से वो बनेगा, पर एक चेंज क्या है यहाँ, जो एसजीपीसी है उसके अंदर क्या होता है, जो ग्रंथी है वो इलेक्टेड है पर वो रिकॉलेबल नहीं है। मतलब जनता जो है, सिख जो है, वो उसे चुन सकते हैं। उसे वो चुनने के बाद में वो भ्रष्ट हो गया या ठीक काम नहीं कर रहा है तो उनको 4 साल वेट ही करना पड़ता है, क्योंकि उनको हटाने का या बदलने का उनके पास में कोई प्रोसीजर है ही नहीं। राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का जो हमने ड्राफ्ट लिखा है उसमें इलेक्शन के साथ में हमने वोट वापसी भी की प्रोसीजर भी डाली है। मतलब ऐसा नहीं है हिंदू संघ प्रधान बन गया तो उसकी 4 साल की टर्म पक्की हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो ठीक काम नहीं कर रहा है तो 1 साल बाद ही, या उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहा है, या कोई काम ठीक नहीं कर रहा है, तो नागरिक उसे 1 साल के अंदर भी बदल के किसी दूसरे व्यक्ति को हिंदू संघ प्रधान बना सकते हैं। ये वाली उसके अंदर हमने प्रोसीजर दी है। तो एक हिसाब से देखो, चुनने का अधिकार होता है ना, वो कभी काम नहीं करता है, वो बहुत कचरा अधिकार है। मतलब उसमें कोई दम नहीं होता है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं, उस घर में आप 2 ब्रदर हैं, आप छोटे भाई है और एक बड़ा भाई है। अब मुझे बताइए, वहां पे एक मैनेजर को रिक्रूट करना है या एक नौकर रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो छोटा भाई है वो नौकर कौन होगा, उसका फैसला छोटा भाई करेगा। मतलब उसको चुनने का अधिकार। नौकर कौन होगा, नौकर को चुनने का अधिकार छोटे भाई के पास रहेगा। लेकिन एक बार अगर उसने किसी नौकर को नौकरी दे दी छोटे भाई ने, तो छोटा भाई अगले 5 साल उसको बदल नहीं सकता। लेकिन जो बड़ा भाई है उसके पास एक पावर एक्ट दी है मैंने, उसको चुनने का अधिकार नहीं है। नौकर वही बनेगा जो छोटा भाई कहेगा। लेकिन उसको अगर निकालना है नौकरी से तो वो पावर मैंने बड़े भाई को दे दी। मान लो ऐसा कानून लिखा मैंने घर में, कि घर का कानून है, छोटा भाई बताएगा नौकर कौन होगा। पर एक बार उसने बता दिया ना, बस अब
छोटा भाई उसे निकाल नहीं सकता 5 साल से पहले, लेकिन बड़ा भाई उसे अगले दिन भी निकाल सकता है, 1 साल बाद भी निकाल सकता है। जब वो निकालेगा तो छोटा भाई चुनेगा, बड़ा भाई नहीं चुनेगा। वापिस से छोटा भाई, मतलब मान लो एक रामलाल नाम के आदमी को नौकर रखा छोटे भाई ने, 3 महीने बाद उसने बड़े भाई ने निकाल दिया, तो अब नया नौकर है फिर से छोटा भाई रखेगा, पर बड़ा भाई फिर भी निकाल सकता है उसको। अब तो मुझे एक बात बताओ, इस हालत में एक बार जिस नौकर को आपने चुन लिया, वो किसकी बात सुनने वाला है, छोटे भाई की या बड़े भाई की? वो हमेशा बड़े भाई की बात सुनने वाला है, क्योंकि उसको पता है जिसने मुझे चुन लिया है वो मुझे बदल तो सकता नहीं है, तो मुझे हमेशा उसकी बात सुनिए जो मुझे हटा सकता है, निकाल सकता है। तो वोटिंग राइट जो होते हैं ना, मतलब इलेक्शन जो केवल चुनने का अधिकार देते हैं, वो वो सबसे कमजोर अधिकार है, एकदम कचरा, उसे कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक बार चुन लिया, अब वो कभी भी आदमी आपके काबू में नहीं रहेगा। जबकि बदलने का अधिकार जो होता है ना, निकालने या बदलने का, वो बहुत ताकतवर है असल में। आदमी हमेशा उसकी बात सुनता है जो बदल सकता है, उसको नौकरी से निकाल सकता है। तो एसजीपीसी में जो है वो इलेक्शन का प्रोसीजर है। हिंदू, अब फिलहाल आज के हिंदू धर्म में तो हमारे पास तो कोई बॉडी ही नहीं है हिंदू धर्म को बचाने के लिए, कौन काम करे। जैसे एसजीपीसी के पास बॉडी तो है, हमारे पास तो है ही नहीं, पर उनमें इलेक्शन है। हमने दोनों चीजें डाली है, वोट वापसी भी डाली है और उसके अंदर इलेक्शन भी डाला है, पहला। दूसरा, इस कानून में लिखा है कि जो जितने भी मंदिर हैं जो कि सरकार ने टेक ओवर कर लिए, मतलब अभी सरकार क्या काम करती है कि जो मंदिरों में ज्यादा दान आता है, काफी ज्यादा संपत्ति है जिन मंदिरों में, मतलब ज्यादातर साउथ के मंदिर हैं वो काफी समृद्ध और उनके पास सोना पैसा जमीन दान काफी आता है, तो सरकार क्या करती है, कोई ना कोई बहाने से उनको टेक ओवर कर लेती है और कलेक्टर को अपॉइंट कर देती है। तो बाद में फिर ट्रस्टी और कलेक्टर मिलकर मिली भगत करके पैसा खाते रहते हैं, और सरकार है उससे दान जो आता है वो बहुत सारे एनजीओ है जो क्रिश्चियन संस्थाओं ने खोल के रखे हैं, हिंदू ऐसे एनजीओ खोल रखे हैं ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने के लिए, और इस टाइप के चिल्लर धंधे करने के, समाज सेवा टाइप के उन्होंने खोल रखे हैं। और वो ऐसे जब खोलते हैं तो हिंदू देवताओं के नाम पे खोल देते हैं, बालाजी एंटरप्राइजेज, बालाजी सेवा संस्थान, इस टाइप से। तो वो लोग जो पैसा आता है वो उनको ट्रांसफर कर देते हैं, बाकी पैसा सरकारें और मंत्री लोग खा जाते हैं, और ट्रस्टियों को भी थोड़ा बहुत हिस्सा दे देते हैं। तो वो भी चुप, ये भी चुप, और ऐसे करके सारे मंदिरों को टेक ओवर करके फिर वहां पे ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आना शुरू हो। तो ये सब सर्कस है वो चल रहा है 50-60-70 साल से, मतलब 70 साल से चल रहा है नहीं बोल सकते, 91 से शुरू हुआ, तेजी आई 2002 से। 91 में जो डब्ल्यूटीओ, मतलब 91 में जो गेट समझौता हुआ, उसके बाद से भारत में एफडीआई आना शुरू हुई, और 2002-3 में मिशनरीज आना शुरू हुए भारत में, और अभी वो अपने पूरे शबाब पे है, मतलब अब वो तेजी से, मतलब वो अपना काम शुरू कर चुके हैं। 10 साल वो खामोश रहे, अब उन्होंने तेजी से काम करना शुरू किया, तो अब और भी तेजी से मंदिरों को टेक ओवर करके वो लूट रहे हैं और लूटते ही जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए हमने वो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के कानून में लिखा हुआ है कि जितने भी मंदिर पे सरकार ने कंट्रोल ले रखा है वो सारे कंट्रोल से बाहर आएंगे, सारे के सारे। उनमें वारिसान का झगड़ा है अगर, तो उसको सुनेगी, जज नहीं सुनेगा, हिंदू नागरिकों की जूरी, मतलब वो जो 80 करोड़ की लिस्ट है उसमें से जिस जिले का मंदिर है उस जिले के लोगों का जूरी बनेगा, उसमें केवल हिंदू नागरिक होंगे, 15 लोग का, 20 लोग का, 25 लोग का, 50 लोग का विवेकशील लोगों का जूरी आएगा। वो जूरी वो झगड़ा सुनेगा और झगड़ा निपटा देगा। ये जो हिंदू बोर्ड रहेगा, इसके अंदर तो इलेक्शन आ गया, वोट वापसी आ गया, साथ में जूरी आ गया। चौथी चीज इसके अंदर है, जो भारत के जो 4 मंदिर हैं, चार मंदिर, वैष्णो देवी और राम जन्मभूमि अयोध्या वाला, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वाला, काशी विश्वनाथ, ये चारों मंदिर इसके कंट्रोल में आएंगे, हिंदू बोर्ड के। ये पहले दिन से ही कंट्रोल में आ जाएंगे। एक मंदिर पे तो फैसला आ चुका, वो अयोध्या पे, बाकी 3 के ऊपर एक रेफरेंडम आएगा, ये भी हमने उस कानून में लिख रखा है कि ये कानून आया तो ये बाकी के दोनों मंदिर पे रेफरेंडम आ जाएगा, काशी विश्वनाथ पे और मथुरा पे। रेफरेंडम के अंदर अगर 51% लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये मंदिर, जो दोनों ये मंदिर हैं वो हिंदू बोर्ड को दिए जाते हैं, तो जो केस कूस जितने भी चल रहे हैं इनको लेके झगड़ा झांटी सब खत्म, और वो ये वो इनका हो जाएगा, हिंदू बोर्ड के पोजीशन में 4 मंदिर तो चले गए। उसके बाद में जो दूसरे मंदिर हैं वो चाहे तो हिंदू बोर्ड में आना शुरू कर सकते हैं, और हिंदू बोर्ड उनके साथ उनको अपने उसमें ले सकता है, बलात् रूप से नहीं ले सकता। बाद में वो इन हिंदू धर्म को बढ़ाने, हिंदू धर्म को संरक्षित करने और उसके लिए वो काम करना शुरू करेगा, दान इकट्ठा करेगा, वो अपना खाता नंबर निकालेगा, राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड। जहां पे कन्वर्जन हो रहे हैं वहां पे स्कूल खोलना हिंदुओं के लिए, अस्पताल चलाना, जहां जहां मिशनरीज एक्टिव हो रहे हैं वहां पे वो धार्मिक गतिविधियां करना, और फिर बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकता है। और ये ताकतवर संस्था होगी तो अपने आप ही इसके पास काफी संसाधन, पैसा, ये सब होगा। तो जब ये ऐसा होना शुरू होगा तो हमारे पास एक संस्था आ गई जो कि जिसका काम ही यही है, जो कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए काम करते। तो ये राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड, ये ड्राफ्ट है, आप ये ड्राफ्ट पढ़ना, मतलब पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, काफी लंबा ड्राफ्ट है, मतलब 2 घंटे चले जाएंगे। तो ये अगर कानून आता है तो कन्वर्जन खत्म हो जाएंगे। मंदिरों जो अब मंदिर जो आएंगे, अब जो मंदिर है हमारे, वो मंदिर में परोपकारी कार्य, जैसे
गुरुद्वारों में ऑलमोस्ट गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं, तो क्या उनके पास बहुत ज्यादा दान आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है, उनके पास जो दान आता है उसका वो सदुपयोग कर लेते हैं। नहीं करेंगे तो वहां पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, मतलब तो प्रॉब्लम है, इसलिए उनको करना पड़ता है। तो भारत के जो मंदिर है उनके पास भी इतना पैसा आता है, इतना दान आता है कि वो हर मंदिर भी लंगर चला सकता है, ऐसी बात नहीं है। हर मंदिर बहुत अस्पताल खोल सकता है और स्कूल खोल सकता है जो कि मिशनरीज करती है, पर ये करते क्यों नहीं है? तो करना है, क्यों करें भाई, जेब में पैसा रखो ना आराम से। तो वो सब स्ट्रक्चर टूट जाएगा। जैसे ही ये टूटता है तो मिशनरीज के पांव उखड़ गए, अब मिशनरीज कन्वर्जन नहीं कर सकते, मुस्लिम तो कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है, पर मिशनरीज भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये एक मैंने बताया राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का। अच्छा, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं, चलिए, लव जिहाद। तो अभी ये भी बहुत वो डिस्कस होता है कि भाई लव जिहाद जो है उससे डेमोग्राफी बिगड़ रही है और ये वो सब, और हर 15-20-25 दिन में कोई ना कोई आईटी सेल से इसका वायरल होते रहता है कोई ना कोई इंसिडेंट कि देखो वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, ये वो सब, और फ्रिज और बोरी और क्या क्या चलते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो हिंदू राष्ट्र उधर छाप देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या सोल्यूशन आएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं आता है, मतलब मेरे ख्याल से नहीं, 100% नहीं आता है। उसको हमको सेपरेटली एड्रेस करना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए कानून प्रपोज किया है, डिसाइडिंग मैरिज कोड बाई वुमेन। वो कानून क्या है? एक पेज का ही कानून है, टोटली एक पेज है इस कानून में। ये एक पेज अगर कल गैजेट में छापो तो अगले दिन से लव जिहाद भारत में अगले दिन ही खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अब वेट करना है 2 महीने का, 3 महीने का फर्क आएगा, विद इन 24 आवर्स खत्म मैटर। कैसे? वो कानून में धारा जो लिखी है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वो कानून ये कहता है कि कोई भी महिला जिसकी शादी हुई है, किसी भी दिन शादी के बाद भी, उसने शादी किससे करी है उससे कोई मतलब नहीं है। कानून में ये नहीं लिखा है उसने किससे शादी करनी है नहीं करनी, कुछ नहीं है उसमें। कानून में ये लिखा है कोई भी महिला शादी के बाद में चाहे तो किसी भी दिन कोर्ट में एक एफिडेविट दे सकती है, जिसमें वो ये लिख के बता सकती है एफिडेविट में कि मेरे विवाह पर मेरा जन्मना धर्म लागू किया जाए। अगर उसने ऐसा एफिडेविट दे दिया शादी तो अब उसके विवाह पे उसका जन्मना धर्म लागू हो जाएगा। तो बस हो प्रॉब्लम सोल्व। ये जो मैंने अभी 2.5 लाइन बोली ये खत्म हो गई, 2.5 लाइन में ये लव जिहाद खत्म हो गया भारत से। अगले दिन हो ही नहीं, अगले दिन कोई लव जिहाद का केस नहीं मिलेगा अब आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कानून में लिखा है कोई भी महिला, अब उसने शादी किससे करी है उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदू लड़की है, उसने मुस्लिम से शादी करी, चाहे क्रिश्चियन से करी, चाहे जैन से करी, चाहे बौद्ध से करी, उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो हिंदू महिला है ना, कहा तो बस शादी उसने किससे करी कोई मतलब नहीं। शादी के बाद वो कन्वर्ट हो गई, वो पुष्पा से सुल्ताना बन गई, रुखसाना बन गई, उससे भी कोई मतलब नहीं है। वो पहले हिंदू थी ना, जन्म उसका हिंदू हुआ था ना, हाँ, तो बस उसके विवाह पे हिंदू एक्ट आ गया। तो उसने जो ही एफिडेविट रखा तो क्या होगा, उसके वहां पे हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो गया। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है तो मान लीजिए उसने अगर किसी मुस्लिम लड़के से शादी करी है, तो मुस्लिम लड़का जो है वो पहला तो दूसरी शादी नहीं कर सकता अब। दूसरा, वो 498 के दायरे में आ चुका है अब। देखो, पहली पहली बात क्या है, ये जो लव जिहाद जो भी है इसके अंदर प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसमें कुछ केस जेन्युइन है, कुछ केस कैसे हैं, पर कुल मिला के बात क्या है कि इसमें जो मुस्लिम लड़का है उसका रिस्क कम है। मतलब मैं यहाँ पे कानून का एक जो अन्याय है वो बता रहा हूं आपको, कि जब कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो शादी के बावजूद मुस्लिम लड़के को ये छूट होती है कि वो दूसरी शादी भी कर सकता है, तीसरी भी कर सकता है, चौथी भी कर सकता है। पर ये कानून आ गया तो क्या होगा, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसके विवाह पे हिंदू मैरिज एक्ट लग चुका है, और हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ये कानून नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम लड़के को कोई रिस्क ही नहीं है। दूसरा, कि 498 वो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो उसको तलाक बोल देगा, तो तलाक बोल देगा तो तलाक ही हो गया, तो 498 लगता ही नहीं है अब। पर अब मान लीजिए किसी हिंदू महिला ने मुस्लिम लड़के से शादी करी और जाके एफिडेविट में बोल दिया मेरे विवाह पे ये हिंदू धर्म लागू, तो अगले दिन उसने जाके, उसको कोई भी जो भी प्रॉब्लम है नहीं है, उसने जाके बोला भाई ठीक है मेरे को इसकी आधी संपत्ति का हिस्सा दिलवाओ, मेरे को इससे गुजारा भत्ता दिलवाओ, इसकी तनख्वाह में से मेरे को बांधो, और ये मेरे को पैसे के लिए भी परेशान कर रहा है, तो वो उसका, उसके पिताजी का, उसके माताजी का, उसके चाचा जी का, उसके जितने हैं वो 10 नाम लिखा के आ जाएगी, सबको अरेस्ट हो जाएंगे, बेल भी नहीं होगी अब। तो उसका इतना रिस्क बढ़ गया, उसका जो रिस्क हिंदू धर्म में है, जब कोई हिंदू महिला हिंदू पुरुष से शादी करती है तो ये सब रिस्क है ना, 498 है, आपको तलाक 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 बोल के पीछे आप छोड़ नहीं सकते भाई, आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, वहां पे गुजारा भत्ता देना पड़ता है, और वो सब होता है। तो वो सब रिस्क मुस्लिम लड़के पे आता ही नहीं अगर वो हिंदू लड़की से शादी करेगा तो ये कानून जिस दिन छपा उस दिन ये रिस्क आ गया सारा। तो वो किसी हिंदू लड़के से शादी भी करना चाहेगा तो घर वाले पकड़ के उसके छत्तर मारेंगे कि भाई तो हमको जेल में डलवा देगा अब, है ना। क्यों? क्योंकि वो तू उसको यहाँ लेके आ गया और तीसरे दिन तेरा कोई झगड़ा हो गया, उसने हमारे नाम लिखा दिया, हम सब अरेस्ट हो जाएंगे भाई, है ना। तो
ये प्रॉब्लम हो गई उनके साथ। तो उसको अपनी कम्युनिटी से जो आज सपोर्ट आता है वो सपोर्ट मिलना बंद हो गया एक्चुअली में, है ना। तो इन दैट केस तब भी कोई विवाह हो रहा है तो वो जेन्युइन केस है। अब मतलब ठीक है, आपको लगता है कि हाँ आप इसके साथ रह सकते हो, वही इन दैट केस शादी होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है। तो और इसमें एक और बात है, ये जो भी है लव जिहाद का जो मैटर है, इसमें एक और चीज होनी चाहिए। सरकार को पूरे भारत की जो वैवाहिक रजिस्ट्री है, शादी की जो रजिस्ट्रियां है, वो पब्लिक करनी शुरू करनी चाहिए, ताकि पता तो लगे कि ये प्रोपोगेंडा जो है उसमें कितना सत्य है और कितना प्रोपोगेंडा है, मतलब कितने केस हैं, कितना। जब सारी रजिस्ट्री पब्लिक में आ जाएगी तो ये भी तो सामने आएगा, डेटा भी तो आएगा कि भाई देश में हर साल कितने ये इंटर रिलीजियस मैरिज हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। मतलब आज की डेट में मैं पूछूं तो किसी को कोई अंदाजा है 5,000 हो रहे हैं कि 50,000 हो रहे हैं या 5 लाख हो रहे हैं, हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। तो जब ऐसी जगहों पर जो इस टाइप का डेटा जो कि एयर को साफ कर सकता है, जब सरकारें वो डेटा नहीं रखती है तो उनको किसी भी पॉइंट को अतिशयोक्तिपूर्ण बनाने में उनको सहायता मिल जाती है। तो ये जो हमने कानून दिया है इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये शादी की जो रजिस्ट्रियां है वो पब्लिक में आएगी अब से, ताकि डेटा गैदर किया जा सके कि भाई कितने मामले हो रहे हैं हर साल और अब कितने हो रहे हैं। तो जैसे ये एक हुआ, तो जैसे मैंने, और ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया, गाय को आपको बचाना है तो वो जुड़ेगा, उसके लिए अलग से कानून चाहिए। मंदिरों की दशा सुधारनी, कन्वर्जन रोकने राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड, अलग से प्रोसीजर चाहिए, हमने वो दी है। फिर आपको एनआरसीआई वो अलग से चाहिए। फिर अब टू चाइल्ड लॉ, तो अब टू चाइल्ड लॉ बनाना है, तो वहां हिंदू राष्ट्र छापने से क्या टू चाइल्ड लॉ बनेगा? उसके लिए तो अलग से कानून बनाना पड़ता है आपको। हमने वो कानून भी प्रपोज किया है टू चाइल्ड लॉ का। तो टू चाइल्ड लॉ कानून आएगा तो जो ये धार्मिक असंतुलन बिगड़ रहा है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में जन्म दर ज्यादा है और वाकई ज्यादा है और हिंदू कम्युनिटी में कम है, तो उस वजह से एक धार्मिक जनसंख्या में असंतुलन आ रहा है। तो उसको रोकना है, उसके लिए भी टू चाइल्ड लॉ कानून चाहिए सेपरेट, वो भी हमने प्रपोज किया है। तो अभी जैसे मैंने ये 5-6 कानून बताए, 5 कानून बताए, एनआरसीआई बताया, गो नीति का बताया, गंगा वाला बताया, राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड बताया, लव जिहाद रोकने का कानून अलग से बताया। ऐसे सेपरेट सेपरेट लॉ और प्रोसीजर चाहिए होते हैं आपको हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को, कल्चर को बचाने के लिए और दूसरे धर्म का डोमिनेशन कम करने के लिए। ऐसे गाना गाने से नहीं होता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब वैसा नहीं, उससे होता नहीं है कुछ। ये सब तो क्या है, एक तरह की नौटंकी में आती है चीजें, कि आप एक अच्छा खासा नौटंकी खड़ा किया, जोश वाला भाषण, उत्सव वाले नारे चलाए, आपसे पूछ रहे हैं प्रोसीजर क्या है, तो नहीं प्रोसीजर तो नहीं है फिलहाल, तो ये नारा ही लगाओ और इससे हो जाएगा बस। तो उससे वास्तविक बदलाव नहीं आता, इससे सालों का साल टाइम पास होता रहता है। तो मेरी बात फिनिश करता हूं कि यदि पॉलिटिकल कोर्स में जब भी कोई आदमी कोई दर्शन लेके आए, कोई सिद्धांत लेके आए, कुछ भी लेके आए कभी भी, तो सबसे पहले हमको उससे प्रोसीजर मांगनी चाहिए कि भाई इसको लागू करने के लिए तू प्रोसीजर क्या छापेगा, कानून क्या बनाएगा, वो प्रोसीजर रख। ऐसे हवा में हाथ घुमा के बिल्डिंग ऐसी बननी चाहिए, वैसे नहीं होता है। बिल्डिंग का नक्शा दे भाई, फाउंडेशन कितना गहरा डालना है, साइज क्या होगा, होल का साइज क्या होगा, कॉलम बेस क्या रहेगा, कितने माला ऊपर जाएगा, क्या एंगल रहेगा, कैसा मटेरियल यूज होना है, खिड़कियां कहाँ रहेगी, बीम कैसे डालेगा। वो ऐसे हाथ से हिला के मत बता यहाँ यूं बीम जाएगा वैसे उधर, ऐसे नहीं है। कागज पेन पे लिख के बता भाई कि यहाँ से ये 6 इंच का बीम यहाँ से वहां तक जाएगा, ये यहाँ पे गेट होगा, ये इतने फुट का गेट होगा। इसको नक्शे बिना मकान नहीं बनता। तो दर्शन और डिस्कशन से नहीं होता है, प्रोसीजर चाहिए होती है। तो हमको सबसे पहले प्रोसीजर मांगनी चाहिए। और हिंदू राष्ट्र का तो 100 साल से चल रहा है, प्रोसीजर आज तक कभी किसी ने रखी नहीं, तो बस ये नारों में बातचीत चलती रहती है। तो मेरे नजर में ये इसका जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग का मतलब था मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, मेरी बात फिनिश होती है। धन्यवाद पवन जी आपके इस उद्बोधन के लिए, और हमारे सभी लिसनर्स को आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हालांकि आपका समय आधे घंटे के लिए हमने जो है आपको समय दिया था, परंतु आपने, क्योंकि आपका ये जो पूरा उद्बोधन था ये काफी रोचक था, तो इसमें आपको 1 घंटा भी लग गया। तो मैं सभी दर्शकों से, सभी लिसनर्स से अब ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक एक करके मुझे इस प्रश्नकर्ता जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट भेजें, और मैं एक एक करके सभी को प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा। 2 से 3 मिनट का आपको समय मिलेगा प्रश्न करने के लिए, उसके बाद में पवन जी आपका जवाब देंगे। एक प्रश्नकर्ता एक समय पर एक ही प्रश्न पूछे, और फिर उसके बाद में जो अन्य जो लोग होंगे फिर उनका उत्तर दिया जाएगा। तो सभी को प्रश्न पूछने हैं, तो इसमें सभी को टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट ले रहा हूं धर्मो जी, मैंने आपको स्पीकर बनाया, आप अपना प्रश्न रखें सर। धर्मो जी आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, मैंने आपको स्पीकर बना दिया है।
धन्यवाद। माई रिक्वेस्ट टू पवन जूरी भाई, देखो भाई, हम तो यू हैव टू म्यूट योर स्पीकर सॉल्यूशन भाई। देखो भाई, सी वी आर ओनली लिटिल पीपल हु आर अवेयर अबाउट दिस ड्राफ्ट्स। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, मैं तो बहुत पैशनेट हूँ जो ड्राफ्ट के बारे में आप बोल रहा है। मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं सब जो आप बोल रहा है आई अग्री टू दैट। मगर एक एक छोटा सा चीज बोल रहा हूँ, मैंने माफी मांग रहा हूँ। देखो, हम थोड़ा ही लोग हैं इधर, 30-40 लोग हैं, सबने सबको फॉलो कर लीजिए। जो हमारा ड्राफ्ट के ऊपर ट्वीट आ रहा है सबने रीट्वीट कर लीजिए। मैंने कल एक ट्वीट डाला, हाउ मेनी ऑफ यू वांट द गवर्नमेंट, द सीएम, द मिनिस्टर्स, द एमएलएस, द एमपीज टू बी अंडर वोट वापसी। सिर्फ 94 लोग वोट किया। See, I understand why I came into this forum because of Anurag Dixit and Kishan Singh Negi. Let me tell you very honestly, they told me there is no leadership here. If there is no leadership, then everybody should follow everybody. I don't look at followers, but I'm looking at taking this to a next level. I can work on the field and work well. And whatever Amit ji has sent me, I told him yesterday was a very special day. एक प्रेयर में मैंने वो जो ड्राफ्ट भेजा अमित जी ने, वो प्रेयर में रख के पढ़ने के लिए शुरू किया आज। देखिए, हम कितना सपोर्ट कर रहा हूं आपको, मगर आई डोंट नो व्हाई यू हैव दिस ईगो ऑफ नॉट ईगो, और मतलब नहीं जानते आप। सबने सभी को फॉलो कर लीजिए। जो ट्वीट आ रहा है हमारा ड्राफ्ट के ऊपर, जो वोट वापस के ऊपर या राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के ऊपर, रीट्वीट कर लीजिए। अनलेस यू रीच द मासेस, वी आर 140 crore people in India. If we keep talking in space, this will not grow. We'll have to develop it further. Everybody's support is needed. And there are some handles which when they tweet, they make sense and more people will ask, okay, ये क्या है भाई, ये राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड क्या है? तो हम बता सकेंगे जो हम जानते हो, we'll tell them. So, we have to free temples. राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड will, all the people will vote. So, it is good for us. We should not believe in these politicians. We can explain. मगर ट्वीट ही नहीं जा रहा है. It doesn't reach out to people. Negi is very young to me. He's half my age. He told me what common knowledge is. I didn't know common knowledge. I'm a very true guy. If I don't know, I ask people and learn from them. He taught me what common knowledge is. So, I decided we'll go to colleges. We'll tell all youngsters. सभी कॉलेज जाके सारे जो छात्रों हैं कॉलेज में उनके पास बोलेंगे, तो जो आदमी राजनीति में सही काम नहीं कर रहा है उनको हटाने का है या नहीं, चलो हमारा साथ जोड़ो, बोलने का है हमने। And unless you all join us, we all should follow each other. If you see financially big guy, powerfully big guy, I'm bigger than everybody here, to tell you the fact. That doesn't mean, I can do anything I want. No. We all should stand united. This is a good cause for Hindu Rashtra. Pawan Juri Bhai is so brainy. He's explaining with all his heart, out of goodwill. We all should follow each other. We should retweet this to the masses. So there will be questions coming up from the masses. वो जो प्रश्न पूछ रहा है मासेस ने, हमने अच्छी तरफ, आई एम सॉरी, आई विल टेक 15 seconds extra or 1 minute extra because this is very important for our drafts to grow. Normally I speak very long. I don't want to take much time. So आपने सभी लोग सबको फॉलो करना का भाई. We are a family. We are against politicians. Politicians will not want this to happen because चोरी करने का है वो. पवन जूरी भाई अब नहीं जानते, 2009 से हम मंदिर को मुक्त करने के लिए लड़ रहा हूं कोर्ट में, इतना लड़ रहा हूं. हमारा ऊपर 45 केस डाला एडीएमके डीएमके गवर्नमेंट ने. So we know the pain, and if this will bring freedom to temples, we are the most happiest people to work with you. I'm telling you. इसीलिए हम आपके साथ जोड़ा हुआ है. आप भी सबको बोलो, सबको फॉलो करने के लिए, हम सब रीट्वीट करने का है, ये आगे बढ़ाने का है. We have to win. This is a big war against corrupt politicians. 75-80 years they've cheated us. We have to put a stop to that. Only this will stop. Anna Hazare came, he got a private jet, he took money, he went off. We are not people, we don't have a leader. We have a system. We're not a system. I'm sorry. You told me you should not use the word system. See how I listen to you. We should bring in a new formula where, people are benefited. Please follow everybody. Retweet those tweets which carry Rashtriya Hindu Board, vote for Wapsi, all that. Humble request. Har Har Mahadev. Thank you so much. अच्छा सर, एक्चुअली क्या है कि वही सारा है ना मेरा. हाँ, एक्चुअली क्या था कि मैं ट्विटर यूज ही नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, मतलब यूज ही नहीं, यानी 2 महीना 4 महीना में भी एक बार भी कभी नहीं आता हूँ. वो वैसे ही प्रोफाइल बना के रखा है. मेरा सारा टाइम है वो
फेसबुक, कोरा, ये 2 जगह पे सोशल मीडिया में जो मेरा टाइम खर्च होता है, वो सारा ये 2 जगह कंज्यूम हो जाता है। तो ट्विटर के ऊपर मैं मतलब असल में तो मैं ट्विटर को अभी समझता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी 5 मिनट भी ट्विटर खोला है, मतलब ट्विटर खोल के मेरा प्रोफाइल को मैं कभी 5 मिनट भी नहीं देखा है आज तक। मतलब 5 मिनट ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैंने 2 मिनट भी नहीं देखा आज तक। बस वो ट्विटर का जो है, मैं पिछले 4-5 साल पहले मैंने खाता बनाया था, तो केवल एक ही इस्तेमाल मेरा होता है फेसबुक के ऊपर। जब भी कोई पीएम को जब ऑर्डर भेजना होता है, सिर्फ वो दौरान पे वो ऑर्डर, पहले तो मैंने फेसबुक से ट्विटर को कनेक्ट कर रखा था, तो उधर में जो डालता था ऑर्डर, तो वो इधर छप जाता था, तो मेरे को तो मैं खोलने भी नहीं आता था। पर मेरा मतलब क्या है कि मेरे को ट्विटर पे एक्टिव नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, और मेरे को तो अभी ये पूरा सिस्टम को, इसका इंटरफेस को समझने का भी मेरे को टाइम नहीं रहा है, और मैं वो समझा भी नहीं हूँ। मैं तो सीधा बस वो लिंक पकड़ के आ गया और चला गया, वरना मैं कभी 2 मिनट भी नहीं दिया। उसका रीजन है, मेरे को टाइम नहीं बच पाता है। तो अभी पिछले 2-3 महीने पहले से मैंने सोचा था कि अभी ट्विटर के ऊपर भी थोड़ा टाइम देना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कोरा पे मैं अब टाइम देना बंद कर दिया। तो एक बार में 2 ही प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम दे सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा अभी कोरा बंद कर दिया है, अब से ट्विटर के ऊपर शुरू करेंगे। तो जैसे मतलब एक्चुअली में तो भाई देखने को तो 5 सेकंड का काम है रिट्वीट कैसे होता है, पर मेरे को तो वो भी अभी मेरे को पहले देखना पड़ेगा रिट्वीट करना कहाँ से है, मतलब होता किधर से है, मेरे को तो वो भी नहीं पता है एक्चुअली के अंदर। मतलब ट्विटर के पे भाई ट्विटर भाई पे ट्विटर पे पवन जी, हाँ पवन जी माफी मांग रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोला, हाँ मैं सबको बोल रहा नहीं हूँ। नहीं मेरा आपको आप हाँ मेरा बता रहा हूँ। क्या हाँ मैं मेरा बता रहा हूँ। तो पर अभी क्या, पिछले 1-2 महीने से ट्विटर के ऊपर अभी हमने सोचा कि कोरा के ऊपर जैसे कोरा की जगह का टाइम अभी ट्विटर पे डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे भी जब एक्टिविटी शुरू करेंगे तो फिर अपने आप दूसरी चीजें भी होने लगेगी। और जो आप बात बोल रहे हो वो ठीक है कि जहाँ पे भी सब काम कर रहे हैं वहां पे काम को इस तरीके से ही करना चाहिए ताकि बात आगे से आगे जाना शुरू हो। पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ट्विटर पे काम ही नहीं किया कभी, और अभी भी जैसे कभी किया नहीं, उस वजह से मेरा इसके ऊपर अनुपस्थिति ही रहता है, मतलब एब्सेंस रहती है ना। ये है, पर आपका सजेशन है बहुत बढ़िया है, और इसको फॉलो करना चाहिए, और आगे भी अपन करने का प्रयास करेंगे लगातार, है ना। थैंक यू। एक बार मैं पवन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी ये सभी लिसनर्स को कह दें कि वो प्रोग्राम को और सभी एक दूसरे को जो है ज्वाइन कर लें और फॉलो कर लें। हाँ मतलब ये तो अंडरस्टूड बात है कि अपन कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटी, तो अपने को कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उसके लिए उसको हमको आगे शेयर, रीशेयर, रिट्वीट, ये सब चीजें करनी चाहिए। जितने ज्यादा लोगों तक जाएगी, उन्हीं में से कुछ लोग हैं जिनको हमारी बात समझ आएगी, और वो हमारे कानूनों के बारे में जानेंगे, तो हमारे साथ में इस कानूनों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना शुरू करेंगे, है ना। see why I say this is we are fighting two big corrupt forces, Congress and BJP. Both of them are corrupt. They have got so much of money. हमारा पास इतना पैसा नहीं है। हम तो खुद ही मन से लड़ रहा हूं। जो थोड़ा सा धन है हमारा पास, उससे लड़ रहा हूं इन दो करप्ट फोर्सेस के खिलाफ। तो आप सब समझने का है, आगे बढ़ाने का है, तो वी हैव टू मेक दिस मूवमेंट अ वेरी बिग मूवमेंट. We should make this a non-corrupt movement. This is going to be the biggest victory in the whole world. I'm telling you. I believe in this movement. I'm telling you out of my wish for Mahadev, my prayers with Mahadev. हर दिन प्रार्थना कर रहा हूँ, जो राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड है, वोट वापसी है, सब महादेव लेके आओ हमारा राष्ट्र में. I'm praying every day. So we all should join together and fight. Humble request. I'm only requesting you all. It is not about gaining followers. It is about a request that this movement should grow big and we should win the war against tyrant and corrupt politicians. देखो, when Manipur people were dying, Modi was doing road show in Bangalore. So it's painful. If my daughter is dying and the Prime Minister who promised me 8 months back to save me and my family was doing road shows with flowers being thrown on him, how will I feel? That is how Metis feel. They are crying. They are also Hindus. We should support our Hindus. We should grow big very fast. ये तो मेरा इश्क है. I took so much of time, more than 3 minutes. माफी मांग रहा हूँ. हर हर महादेव. जो पवन भाई ने बोला, सारी चीज आ जाएगा भारत में. हमारा देश का नाम भी बदल जाएंगे, भारत हिंदुस्तान बदल जाएंगे. And I pray for that. And I respect you, Pawan ji. I always have a lot of respect for you. And Har Har Mahadev. Thank you so much. अब मैं अगले प्रश्नकर्ता को स्पीकर बना रहा हूं और उनसे मैं निवेदन करूंगा वो अपना प्रश्न पूछे। अशोक कुमार, आपको मैंने अप्रूव किया है, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अशोक कुमार, अशोक जी आप अपना माइक ऑन करें।
हाँ। हम मैं पवन शर्मा जी की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। वो बता रहे थे कि ईसाई मिशनरियां जो है वो 1991 में आई और वो 10 साल शांत रही। फिर 2002 के बाद से उन्होंने पंख पसारना स्टार्ट किया। अभी तो वो पूरे पीक पर है। और अगर पंजाब को एक बार कवर कर लिया तो फिर वो पूरे भारत में आ जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि पंजाब में जब वो गुरुद्वारे का प्रबंधन इतना बढ़िया है और वो परोपकार के काम भी कर रही है, तो फिर वहाँ कैसे वो ईसाई मिशनरियां पंजाबियों को मतलब कन्वर्ट कर रही है? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है, कभी भी जब भी कोई हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को जब देखते हैं तो हमेशा कंपेरेटिवली देखना चाहिए, हमेशा मतलब तुलना करनी चाहिए। कोई मजबूत कोई ताकतवर नहीं होता है, तुलनात्मक रूप से ताकतवर और तुलनात्मक रूप से कमजोरी रहता है। तो जैसे जो ये इलेक्शन प्रोसीजर रही इनके पास, सिखों के पास, उसकी वजह से जो मिशनरीज थे और मुगल भी थे, वो मतलब 400 साल तक उनको नहीं टेक ओवर कर पाए, तोड़ नहीं पाए। उन्होंने इतनी फाइट दी और खुद को प्रोटेक्ट करके रखा, क्योंकि उनके पास में ये ये प्रोसीजर थी जिससे उनको स्ट्रेंथ मिल रही थी। लेकिन अब आप क्रिश्चियनिटी पे आओ तो देखो, गेम का चेंज होता है कि इनके पास में इलेक्शन प्रोसीजर है। जैसे हिंदुओं में न इलेक्शन प्रोसीजर है, न वोट वापसी है, न रेफरेंडम है, न जूरी है, कुछ भी नहीं है। पर आप अब क्रिश्चियनिटी पे आओ तो उनके पास क्या क्या है। पहला, उनके पास में इलेक्शन है। दूसरा, उनके पास में रिकॉल है, यानी वोट वापसी है। तीसरा, उनके पास जूरी है। और चौथा, उनके पास रेफरेंडम है। और पांचवा, उनके पास इन चारों का बाप गन है। और ये गन कहां से आई उनके पास? ये उनके पास आई जूरी से। मतलब वो लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा कि जूरी से कैसे गन ले आए वो। पर उन्होंने गन, वेपन उनके पास सुपीरियर वेपन है पूरी दुनिया से। वो कैसे आए? वो आए जूरी से। तो मतलब कैसे हुआ, जब तक वो यहाँ पे, जब ब्रिटिश राज चल रहा था और जब भी मुगल राज भी चल रहा था, तो उस समय जो संतुलन था दोनों के बीच में प्रोसीजर का, उसके अंदर में वो निर्णायक नहीं था। तो उस वजह से वो फाइट दे पा रहे थे। अब आज की सिचुएशन देखें तो अभी मिशनरीज के पास क्या है? देखो, उनके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, यूट्यूब है। उनके पास भारत के 50 टीवी चैनल है, भारत के 50 मेन स्ट्रीम उनके पास अखबार है। उनके पास पीएम है भारत का, उनके पास सीएम है भारत का और पंजाब का। तो उनके पास उनकी जो स्ट्रेंथ है, अब फिर उनके पास वेपन है। और वेपन की वजह से ये सब लोग उनके हैं और सारे चैनल अखबार उनके हैं, सारा मीडिया उनका है, सोशल मीडिया उनका है। तो उनके पास अब जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा है कि पंजाब तो छोड़ दो, पूरे भारत मिलके भी भारत से ज्यादा ताकतवर अब वो भारत में हो चुके हैं। मतलब इस फर्क को समझो। एक अमेरिका भारत से ज्यादा ताकतवर है अमेरिका में, और एक अमेरिका भारत से ज्यादा ताकतवर है भारत में ही। तो अभी उनकी पोजीशन जो उन्होंने पिछले 15 वर्ष में, 20 वर्ष में जो टेक ओवर किया है इंडिया का, इंडिया को जो टेक ओवर किया है, तो देयर इज नो मैच। अब कोई मैचिंग ही नहीं है असल में। केवल इलेक्शन की प्रोसीजर को पकड़ के आप मिशनरीज को नहीं बीट कर सकते। अब मतलब उनकी स्थिति अब एक तरह से वो ऑक्टोपस वाली हालत है उनकी। मतलब उनकी 8 भुजाएं हैं, आपके पास एक है। तो आप अब उनसे नहीं जीत पाओगे। मतलब इतने सारे टेक्निक्स, इतने सारे संसाधन, इतना पैसा, पूरा उनके पास बॉलीवुड है, सारा मीडिया, मतलब वो तो मीडिया में आ गया, उनके पास सब कुछ है। तो ये पावर क्या है कि वो कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन करने के साथ में उस खबर को वो दबा भी सकते हैं कि कितना भी आपके भारत में सोशल मीडिया का विकास हो जाए, पंजाब का कन्वर्जन पंजाब से बाहर नहीं जा सकती खबर। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कोई 10-10 20-20 व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हुए होंगे, 10-10 20-20 फेसबुक ग्रुपों में जुड़े हुए होंगे। क्या किसी ने देखा है कि उनको रोज पंजाब के कन्वर्जन के फोटो या उनको खबरें आती है उनके फोन में? कभी नहीं आएगी, आएगी ही नहीं। उनके कंट्रोल का लेवल देखो पहले आप। तो उन्होंने, और ये उनका ये कंट्रोल का लेवल पंजाब के अंदर भी देखो। उन्होंने वहां पे, वो कौन है कॉमेडियन, नाम भूल गया मैं, वो जो पहले चुटकुले सुनाता था, वो आदमी को उन्होंने सीएम पे टिका के रखा है। तो उनका कंट्रोल का लेवल देख लो अब आप। वैसा ही वो सभी तरीके से पंजाब की इलीट से लेके और ग्रंथियों से लेके एडमिनिस्ट्रेशन में लेके सभी जगह पे उनका पावर इतना ज्यादा है कि अब वो इलेक्शन प्रोसीजर उसको रोक नहीं सकती अब उनको। तो वो टेक ओवर कर लेंगे अब। आंसर मेरा समाप्त हुआ।
हाँ, मेरा आंसर समाप्त हो चुका है। हेलो जी, अमित उपाध्याय जी, आपको स्पीकर बना दिया, आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तेजेंद्र जी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अमित जी, आपका कोई प्रश्न है? पवन जी, जो मंदिर इस सरकार ने जहाँ बोर्ड बनाया है वहां तो समझ में आता है, पर जहां पर ट्रस्ट वगैरह होते हैं वहां पर कैसे मैनेजमेंट होगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही? देखिए, हाँ आवाज आ रही है, आपका क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। देखिए, आपने जी। बोला जो सरकार ने बोर्ड बनाया है वो भी असल में जब भी उसका भी जब फैसला आएगा तो मंदिर तो ट्रस्टियों के पास ही जाएगा। वो हिंदू बोर्ड जो है वो कोई भी मंदिर टेक ओवर नहीं कर सकता है। उसके पास में ये 4 मंदिर ही रहेंगे शुरुआती चरण में। लेकिन देखो होता कैसे, मैं बताता हूँ। होगा ऐसे कि हिंदू बोर्ड किसी न किसी मंदिर को, 4 मंदिर तो है ही उसके पास, वो 4 मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर देगा, इतना बढ़िया कर देगा कि ज्यादातर दान ये 4 मंदिर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, यानी हिंदू बोर्ड को मिलना शुरू हो जाएगा। जब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना शुरू हुआ तो दान जाना वहां शुरू हो जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या आएगा? जैसे सोसाइटी का प्रभाव बताया मैंने आपको, सोसाइटी पे ये पहला प्रभाव आया। तो दूसरा प्रभाव क्या आएगा? एग्जिस्टिंग जो मंदिर है, बड़े मंदिर हैं, हिंदू बोर्ड उनसे ये बातचीत कर सकता है कि भाई आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट करो। अगर आप इसको अडॉप्ट करते हो तो आपकी दान में वृद्धि होगी। अगर वो अडॉप्ट नहीं करते हैं तो उनके यहाँ दान में कमी आना शुरू हो जाएगी। मतलब देखो, जो चीज कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती है उसकी डिमांड खड़ी नहीं होती है। पर एक बार आपने अगर ऐसे मंदिर खड़े करने शुरू कर दिए जहां पे ट्रस्टियों पे कंट्रोल आ रहा है, ट्रस्टियों पे कंट्रोल आ रहा है अनुयायियों का, तो क्या होगा? एक प्रकार से कंपटीशन स्टार्ट होना शुरू होगा कि जो मंदिर अपने अनुयायियों को वोटिंग राइट नहीं दे रहे हैं उन्हें लोग अच्छी नजर से नहीं देखेंगे या उनको वो दान देने में कमी आनी शुरू कर देंगे। तो नतीजे में उनको बने रहने के लिए उन सबको वोटिंग राइट देने पड़ेंगे। तो जो पर्टिकुलर मंदिर है उसके जो ट्रस्टी हैं वो लोग अपने अनुयायियों की वोटिंग लिस्ट बनाएंगे। जो हिंदू बोर्ड में जो दूसरा खंड है, जितने भी सेक्ट संप्रदाय और जो मंदिर चला रहे हैं, उनमें यह सेटअप आएगा कि वो लोगों में अनुयायी डिमांड करना शुरू करेंगे कि भाई तुम अपने मंदिर में हमें क्यों नहीं ट्रस्ट, मतलब मेंबर क्यों नहीं बनाते। तो मान लो, अब एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। एक मंदिर है जिसमें 12 ट्रस्टी है या 6 ट्रस्टी है, काफी बड़ा मंदिर है और काफी वेल्थ है उसके पास में। तो उसके अनुयायी बोलेंगे कि भाई हमें अपने मंदिर के अंदर हमें मेंबर बनाओ। तो वो लोग मेंबर उनको बनाना शुरू करेंगे और वो मेंबर वो ट्रस्टियों को बदलने का उनके पास में राइट हो, जिसको वोट वापसी और इलेक्शन हम बोलते हैं। वो स्ट्रक्चर उस मंदिर में आ गया। एक बार ये स्ट्रक्चर वहां आया तो वो मंदिर के अंदर भी संपत्ति का और दान का सदुपयोग होना शुरू हो गया। तो उस मंदिर को और भी ज्यादा अनुयायी और दान मिलना शुरू हो गए। तो दूसरा मंदिर जो कि अनुयायियों को न तो राइट्स दे रहा है न परोपकार में दान को खर्च कर रहा है, तो नतीजा क्या हुआ? उसका दान कम होना शुरू हो गया और लोग वो मंदिर में से सदस्यता छोड़ के दूसरे में जाना शुरू कर दिया। ऐसे करके अलग अलग तरीके से सभी मंदिरों के अंदर पूरा स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू होगा और अगले 4-5 साल के अंदर बड़े बड़े मुख्य मंदिरों के अंदर ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। एक बार ये स्ट्रक्चर आया तो वो फिर बाद में हिंदू बोर्ड के साथ में ज्वाइन भी कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हिंदू बोर्ड उनको बहुत सारी चीजें दे सकता है कि भाई देखिए, आप अगर हमारे से एसोसिएट हो जाते हो, इसका आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हम चलाएंगे इन फ्री ऑफ कॉस्ट। और मंदिर के ऊपर आंतरिक मामलों में सबके अंदर आपके लॉ चलेंगे, आपको पूरा अधिकार रहेगा। लेकिन जितना भी खर्च का प्रबंधन है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। बस इतना करने से आप हमारे साथ में मतलब मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी, अपनी पावर बनाए रखते हुए वो आपस में इस तरीके की मर्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बाद में ऐसे हिंदू बोर्ड है वो 4 मंदिर से शुरू करेगा, 4 से उसकी संख्या 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 25 हो जाएगी। छोटे छोटे मंदिर है, उनको हिंदू बोर्ड में आने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर वो ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा। तो ये इस तरीके से सेटअप चेंज होगा ये आने के बाद में। मतलब मैं इसको ऐसे बताऊं तो यूं समझो कि दुनिया में एक जगह वोटिंग राइट आए तो 50 साल में सब जगह आ गए, फिर सब जगह मतलब ज्यादातर कंट्री में आ गए।
तो भाई 5000 साल से सबको नींद आ रही थी क्या? कोई भी आदमी ने आके नहीं बोला ऐसा सिस्टम बनाओ ना, फौजें लेके आके क्यों लड़ना पड़ता है, ऐसा वोटिंग का सिस्टम बना लो और ऐसे हो जाएगा। पर बात कोर्स में ही नहीं है, डिस्कशन में ही नहीं है, बात कोई सोच ही नहीं रहा, बात कोई बोल ही नहीं रहा, उसके फायदे से लोग अवगत नहीं, कुछ पता ही नहीं है। तो 5000 साल तक घोड़ों और हाथियों से ही फैसला करते रहे। पर कोई एक कंट्री में आया तो बाकी सब जगह सूचना पहुंची, तो वहां सब जगह डिमांड आनी शुरू हो गई और वो आना शुरू हो गया और ज्यादातर कंट्री के अंदर वोटिंग राइट आ गए। तो वैसे ये स्ट्रक्चर एक बार आना शुरू हुआ तो वो सारी जगह पे ये स्ट्रक्चर डोमिनेट करना शुरू कर देगा। हाँ, मेरी बात खत्म। अभिषेक जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, पवन सर नमस्ते, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से भारतीय हिंदू समाज में ग्रामीण व्यवस्था के अंदर जिनको संविधान में हम SC ST लगता है अभिषेक जी से कनेक्शन टूट चुका है। तेजेंद्र जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। सर जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हमारा ये है कि साईं बाबा, ये एक मतलब कि मैंने जैसे पास्ट हिस्ट्री में देखा, ये हमारे मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे, मतलब पीर बाबा। लेकिन मोस्टली 80% 90% हिंदू इसको मानते हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लेकिन सारे हिंदू वहाँ पे जाते और बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा देते हैं। तो इसके लिए हिंदुओं को कैसे समझाया जाए कि वो हमारे धर्म के खिलाफ है, हिंदू धर्म के मतलब कि हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं है वो। देखो, इसमें तो मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता, मतलब आई हैव नो क्लू, मतलब क्योंकि इसमें मतलब ये, जैसे मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ, मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि कोई ऐसा लोग जा रहे हैं आ रहे हैं तो ठीक है, अब उनकी विल है और उनकी श्रद्धा है, तो मैं तो इसको उनकी इस फ्री विल में के तहत देखता हूँ। तो ठीक है, उसमें मेरा इसमें कोई टकराव या इशू नहीं है इसके अंदर। पर हाँ, ये बात है कि हिंदू जैसे राष्ट्रीय हिंदू जैसे राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का कानून आता है, जैसे राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड, अमित जी आपके इधर से साउंड आ रहा है, माइक ऑफ करो आपका। तो जैसे राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का कानून आता है तो उसके बाद में ये चीज पे सोचना वो हिंदू संघ प्रधान का काम है कि वो नागरिकों में इस बारे में जानकारी दे ना दे, इसके बारे में बताए, और वो इसके हिस्टोरिकल फैक्ट की स्टडी भी करवा सकता है ताकि कुछ डेटा सामने आ सके और उसको पब्लिश करवा सकता है। तब भी फ्री विल तो व्यक्ति की रहेगी, वो किस मंदिर में जाना चाहता है। भारत में कोई भी व्यक्ति है वो मंदिर क्या किसी चर्च में भी जाना चाहता है, मस्जिद में भी जाना चाहता है, या कहीं पे भी गुरुद्वारे में जाना चाहता है, तो ये उसकी फ्री विल है। तो कानूनन मैं तो देखिए कानूनों पे ही काम करता हूँ, या मेरा जो सोचने का जो दायरा रहता है वो तो लॉ तक ही रहता है। मतलब मैं तो लॉ से आगे जाके मैं कुछ प्रपोजल या कुछ करता नहीं अमूमन। तो इसके अंदर तो वो ये कर सकता है हिंदू संघ प्रधान, तो उसको जानकारी सामने जाने से, और वो उसके बाद में लोगों को तय करना है, उनको फॉलो करना है तो करें, नहीं करना है तो ना करें, है ना। तो इसमें यही है बस, मतलब मेरी तरफ से। वरना आज की सिचुएशन में तो मेरे पास में इसका कोई क्लू या मेरे पास इसका कुछ भी वो नहीं है। अजमेर दरगाह पे मोस्टली हिंदू जाता है, और यहाँ पे साई मतलब आपका महाराष्ट्र के अंदर साई मंदिर है जो, वहाँ पे भी हिंदू जाता है मोस्टली। तो वहाँ पे मैंने जैसे सुना था कि आपका इस साईं बाबा था जैसे पीर फकीर था, मतलब वो मुस्लिम था, और ऐसे ही अजमेर में भी पीर फकीर था वो। तो इस चक्कर में वहाँ पे 80% में देखा कि वहाँ पे हिंदू जाता है। तो इस चक्कर में आपका क्या कहना है इस नहीं, इसमें मैटर के नहीं, अंदर? मेरे को इस पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो लॉफुल एक्टिविटी है। किसी कोई भी व्यक्ति है, किसी ने मस्जिद बनाई है या मंदिर बनाया है भारत में, तो वो लॉफुल है। और कोई भी व्यक्ति वहां जाना चाहता है, जा रहा है, तो मेरे इस नजरिए में वो भी लॉफुल है। तो जब तक कहीं पे लॉफुल एक्टिविटी हो रही है तो वो फ्री विल में आ जाती है। कोई आदमी है, लॉ अबाइड सिटीजन है, वो अगर वहां पे जाता है तो ठीक है, उसके अंदर मैं उसमें कोई दखल नहीं कर सकता। मतलब मेरे हिसाब से मेरा उसमें कुछ दखल ही नहीं बनता। असल में मेरा दखल ये बनता है कि हिंदू धर्म के प्रशासन को मजबूत किया जाए, उसके प्रशासन को इम्प्रूव करें, ताकि हिंदू लोगों की जो रिक्वायरमेंट है या उनकी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, फिलोसॉफिकल भी होती है, मतलब साइकोलॉजिकल हीलिंग की रिक्वायरमेंट भी होती है, और परोपकार के कार्यों की रिक्वायरमेंट भी होती है। धर्म दो चीजें देता है, एक साइकोलॉजिकल हीलिंग देता है और एक परोपकार के कार्य वगैरह ये वो देता है, तीसरी चीज एंटरटेनमेंट देता है। तो हिंदू धर्म के मंदिर और उत्सव वगैरह एंटरटेनमेंट तो वैसे भी काफी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम परोपकार और ये सब में तो बस ये सब अगर है, सही है अगर हिंदू धर्म में, तो अपने आप ही मेरा मानना है कि
हिंदू व्यक्ति जब हिंदू धर्म का प्रशासन अच्छा देखेगा तो उसका दान जो है वो हिंदू मंदिरों की ओर आना शुरू हो जाएगा। एक बार दान आना शुरू होता है तो अपने आप ही दूसरे जगहों पर जाने की उनकी संख्या में कमी आएगी। मतलब ये स्वाभाविक प्रभाव है। कहीं पे भी अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की संस्था खड़ी होगी तो दान वहां जाना शुरू हो जाता है। अभी जैसे ये इस्कॉन वाले हैं तो अभी इनको भी लोग दान देना शुरू कर देंगे काफी अच्छी मात्रा में। अभी तो उतना नहीं जा रहा है, बाहर से ज्यादातर आता है, पर इनको भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के ऊपर वो अपने मंदिरों का संचालन तुलनात्मक रूप से ठीक कर रहे हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जो अनुयायी है, पब्लिक है, वो वहां तक नहीं जा पाते कि ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, पर वो देखते हैं ठीक है ये इन्होंने अच्छा मंदिर ऑपरेट कर रखा है तो वहां दान दे देंगे, वो तो वहां दान बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरा जो है वो संस्थाओं को सुधारना हिंदू धर्म की, और उससे बाकी के परिवर्तन अपने आप ही आ जाएंगे। मेरा नजरिया ये है असल में। अभिषेक जी, आप दोबारा से कनेक्ट हो चुके हैं तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा सवाल ये है कि भारतीय हिंदू समाज में जो ग्रामीण व्यवस्था में जो सदियों से होता आया है कि जो इसका लोअर जो कास्ट समाज जो होता है, SC ST जिसको हम दलित आदिवासी बोलते हैं, उनको प्रताड़ित किया गया, अत्याचार किया गया, खासतौर से सवर्ण या जनरल कास्ट के द्वारा। अब समय के साथ क्या हुआ है कि उनको जनरल कास्ट के लोग इतने प्रताड़ित नहीं करते हैं जितने OBC पिछड़े वर्ग के लोग करते हैं। तो इसका सर समाधान हिंदू बोर्ड में कुछ है क्या? देखिए, हिंदू बोर्ड जो है ना वो धर्म के आंतरिक स्तर या ये इस टाइप का वर्ण जाति मान्यता दर्शन मीमांसा ये सब को छूता नहीं है। वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता है। बहरहाल आपने जो बात बताई है वो चीज को लेके हमने अलग से कानून प्रपोज कर रखा है। उसका नाम है आरक्षण समायोजन, है ना। तो दो हिस्सों में ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। पहला, आरक्षण समायोजन का कानून आएगा तो आरक्षण में जो इनइक्वलिटी आ गई है, मतलब आरक्षण के को ये ज्यादा जस्टिफाइड करता है। और दूसरा सिस्टम है जूरी सिस्टम, जो जूरी कोर्ट का कानून आएगा भारत में, तो उसके बाद में एट्रोसिटी के जो केसेस वगैरह होते हैं उन्हें जूरी सुनेगी, और जूरी के सामने अगर मामला आएगा तो ये जूरी कोर्ट आने के साथ ही इसमें जो फॉल्स केस और फेक केस की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मतलब खत्म हो गई, समझ लो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो फॉल्स केस की प्रॉब्लम खत्म हो गई, और आरक्षण में जो इनइक्वलिटी है, मौजूदा जो कानून है भारत में आरक्षण का, उसमें इनइक्वलिटी है। आरक्षण को हमने छेड़ा नहीं है, उसको कम नहीं किया है हमने, आरक्षण उतना ही रहेगा। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ है, पिछले 20-15 साल में एक समृद्ध वर्ग आज खड़ा हो गया, जो SC ST में जो समृद्ध हो चुके हैं पिछले 15 वर्ष 20 साल पहले जिन्हें नौकरियां मिली है, वो नौकरियां मिलने के बाद में उनमें थोड़ी समृद्धि आई। जब उनमें समृद्धि आ गई तो उनके संतानों को पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज मिले, अच्छा घर मिला, पढ़ाई के लिए फीस की, ये वो सब प्रॉब्लम उनकी सोल्व हो गई, तो उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ गई। उन लोगों के सामने, उन दलितों के सामने जो अभी स्कूल पहुंचने का संघर्ष कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ, ये एक प्रकार से क्रीमी लेयर जो खड़ा हो गया एक्चुअली में, वो अब आरक्षण का जो ज्यादातर लाभ है वो उन्हीं को मिलता है अब। और जो बाहर रह गए इससे, मतलब जो कि जिनकी जो अभी स्कूलों तक पहुंचे हैं उससे या स्कूल भी नहीं पहुंच पाए, वो लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। तो हमने उसको मेंटेन किया है कि भाई आरक्षण के मौजूदा कानून की इनइक्वलिटी हट के सभी को मौका मिलना चाहिए। तो ये दो कानून हमारे पास, इसका सोल्यूशन है जूरी कोर्ट और ये वाला लो, इससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और जो चीज मेरा रिपीट सवाल एक और। हाँ बोलिए सर, जो आरक्षण है सर वो तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में लागू होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की जो परसेंटेज होती है वो बहुत काफी कम होती है। तो उसी कम परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स में SC ST वाले फाइट कर रहे हैं, उसके बाद क्रीमी लेयर निकाल दी जाती है, तो अल्टीमेटली तो वो क्रीमी लेयर भी जॉब के लिए फाइट कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, और जो मान लीजिए इनइक्वल भी है SC ST वाला, वो भी फाइट कर रहा है। लेकिन उसके लिए जॉब की जो मात्राएं हैं, क्वांटिटी तो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब लिमिटेड होती है। सर क्या समाधान है? देखो, बात जो आपने कही है, असली बात तो वही है कि मैं तो इसको जॉब के उसमें सर्कल में रखता ही नहीं हूँ। सरकारी नौकरी जो है, उस सरकार का आकार वैसे भी कम हो रहा है, और भारत में जब रोजगार या जॉब डिस्कस होता है तो हमेशा बात आरक्षण पे, सरकारी नौकरियों पे आ जाती है। जबकि भारत में जो रोजगार देना है, गवर्नमेंट जॉब तो फुलफिल ही 1% को ही कर सकती है टोटल। 1% से ज्यादा को तो वो फुलफिल ही नहीं कर सकती। 1% भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार नौकरी मिली तो 30 साल की नौकरी होती है, और 1% तो टोटल भारत के अंदर 1 से 1.5 करोड़ ही तो सरकार का साइज है, टोटल एम्प्लॉय है ही 1 से 1.5 करोड़, तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है रोजगार का, वो दो ही कानून है, और कोई इलाज ही नहीं है इसका। पहला है वेल्थ टैक्स, ये एम्प्टी लैंड टैक्स। एम्प्टी लैंड टैक्स लाना, उसका कानून हमने रखा है, 32 पेज का कानून है, बड़ा कानून है वो थोड़ा, क्योंकि वो GST को रिप्लेस कर देगा। एम्प्टी लैंड टैक्स आएगा तो GST हट जाएगा असल में।
और बाकी टैक्स तो पहले हट ही चुके हैं, जीएसटी हट जाएगा और एम्प्टी लैंड टैक्स आ जाएगा। पहला कानून वो, और दूसरा कानून जूरी कोर्ट, नेशनल जूरी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जूरी कोर्ट नहीं, नेशनल जूरी कोर्ट। दोनों में फर्क बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जूरी कोर्ट है वो केवल निचली अदालतों तक है, सेशन कोर्ट तक ही जूरी प्रैक्टिस होती है, बाद में फिर वापस हाई कोर्ट अपील गई तो हाई कोर्ट में ही जाती है। जबकि नेशनल जूरी कोर्ट का कानून अगर आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी जूरी है, सुप्रीम जूरी, हाई कोर्ट में भी जूरी है, हायर जूरी, और लोअर कोर्ट में भी जूरी है, लोअर जूरी। तो नेशनल जूरी कोर्ट का कानून 44 धाराओं का कानून है, 18 पेज का, वो कानून अगर गैजेट में आए और एम्प्टी लैंड टैक्स, ये दो कानून आए बिना भारत में जॉब और रोजगार की समस्या को आप हल कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। ये दो कानून आएंगे, जमीन की कीमतें हैं वो गिर जाएगी, जमीन लेना सस्ता हो जाएगा, मकान लेना सस्ता हो जाएगा, दुकान लेना सस्ता हो जाएगा, फैक्ट्री लगाना, गोदाम खोलना, ये सब बहुत सस्ता हो जाएगा। इस वजह से भारत में ज्यादा बड़े पैमाने पे और जूरी कोर्ट आने से फैक्ट्रियां लगनी शुरू होगी। जब फैक्ट्रियां लगेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब आज जितनी फैक्ट्रियां उसकी कम से कम 10 गुना फैक्ट्रियां हो जाएगी, कम से कम 10 गुना। टोटल जितनी आज फैक्ट्रियां हैं उससे 10 गुना ज्यादा फैक्ट्री हो जाएगी। एक फैक्ट्री पूरी रोजगार की चेन खड़ी करती है, उसको मार्केटिंग के आदमी भी चाहिए, सेल्समैन भी चाहिए, होलसेलर भी चाहिए, रिटेलर भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन को भी वो जनरेट करती है। हर जगह पे एक फैक्ट्री बहुत लंबी चेन बनाती है रोजगार खड़ा करने के लिए। तो भारत में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, फैक्ट्रियां ही नहीं है, मतलब है ही नहीं। मतलब कई तो जिले हैं, मैंने तो काफी इंडिया में काफी जिले देखे मैंने, कई जिले हैं पूरे साफ है, साफ मतलब इतना बड़ा जिला है, फैक्ट्री को एक भी नहीं है ही नहीं, देखी नहीं लोगों ने फैक्ट्री क्या होती है, ये हालत है। जो फैक्ट्रियां है वो लार्ज स्केल यानी जायंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इकोनॉमी चलती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मिडिल लेवल इंडस्ट्री से, पर भारत में स्मॉल लेवल और मिडिल लेवल सक्सेसफुल फैक्ट्री खड़ी नहीं हो सकती। वो खड़ी होगी तो जज और पुलिस आके उससे पैसा खींचना शुरू करके उसको भ्रूण हत्या कर देंगे उसकी, या उससे इतना पैसा खींचेंगे वो आदमी पनपेगा ही नहीं कभी भी। तो अगर आपको फैक्ट्रियों की चेन खड़ी करनी है, सिविल इकोनॉमी का ग्राउंड खड़ा करना है बड़े पैमाने पे, सक्सेसफुल फैक्ट्रियां खड़ी करनी है, तो जूरी कोर्ट बिना कोई इलाज है ही नहीं दुनिया में। कोई भी कंट्री ये करके नहीं दिखा सका है, जूरी चाहिए आपको। मतलब फैक्ट्रियों को यूं समझो, फैक्ट्रियों के मालिक है वो हिरण और खरगोश हैं, और जज और पुलिस है वो है शेर और बाघ बघियार है। तो जंगल में जब तक शेर बाघ बघियार है, उनके हंटर घूम रहे हैं, वो छोड़ने वाले नहीं है उनको। वो जो ही पैसा बनाना शुरू करेंगे उनका प्रोडक्ट चल निकलेगा, वो ऊंचा आना शुरू होंगे, और ये सरकारी लोग पहुंच जाएंगे पैसा खींचने के लिए, और उसको वहीं पे उसका ग्रोथ वो खा जाते हैं एक्चुअली के अंदर। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जूरी चाहिए। हाँ, आंसर फिनिश। मनोज जी, आपको मैंने स्पीकर बनाया, आप अपना कोई प्रश्न करें। हाँ, नमस्कार जी। या पवन जी, देखिए आपकी जो बातें हैं, I want the system to come and fairness and employment everything to be generated, but some things I'm not very clear about. एक आपने कहा कि अभी जैसा लैंड प्राइसेस कम हो जाने से फैक्ट्री लगेंगे बहुत, land prices as far as I understand it is not a big factor impeding investment into creation of factories. It is as far as if you look at the balance sheet of any of the companies, they form a very insignificant part of the capital cost, है ना। तो दूसरा एक बात है, जो बेसिक बड़ा मुद्दा जो हम इकोनॉमी में डील कर रहे हैं, वो एक जमाने में था कि ना सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स थे। नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड व्हाट वी सी, देयर इज अ लैक ऑफ डिमांड। अभी मोदी साहब ने क्या किया था, बीच में कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम कर दिया था, इन द होप दैट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़े। बट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बाजार में डिमांड नहीं है। प्रोडक्शन जैसे आपने राइटली बताया कि बड़े बड़े फैक्ट्री लार्ज स्केल में कर रहे हैं। अब लोग, people are dumping at any prices, people are not able to sell their goods. So how can you come up and say that that 10 times फैक्ट्री बढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट तो फिर बढ़ेंगे, तो अगर एम्प्लॉयमेंट तो आपका बात है वो 100% करेक्ट है। फिर मेरा एक जूरी कोर्ट पे भी क्वेश्चन था। एक तो देखिए, भारत में एक बार जूरी कोर्ट था, उसमें तो डिलीवरी ऑफ जस्टिस इतना फेयर नहीं हुआ, एंड सब्सिक्वेंटली आई डोंट नो, द लॉ कमीशन केम अप विद सम रिपोर्ट्स सेइंग दैट निकल गया। अब यूएस इज वन ऑफ द प्राइमरी कंट्रीज वेयर वी हैव जूरी कोर्ट्स। अब देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन दैट सिस्टम इटसेल्फ, एंड इफ यू लुक एट द पीपल ना, अभी जूरी कोर्ट से अगर रिजॉल्व होता हुआ नहीं, बिकॉज फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल आर देयर ऑप्टिंग फॉर जूरी ट्रायल्स, जूरी इटसेल्फ प्रभावित होने का चांस। तो यहाँ पे तो मतलब हमारे गवाह जो हम नॉर्मल जस्टिस में देखते हैं, तो गवाह लास्ट मोमेंट में गवाही चेंज कर देता है। इट्स नॉट, आई डोंट थिंक हमारे जुडिशरी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जज गलत डिलीवरी ऑफ जस्टिस करता है। इट इज द होल जस्टिस लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से लेके जो पुलिस का काम है और कौन से लॉज फ्रेम्ड है और जज के सामने कैसा केस प्रेजेंट। मनोज जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप अपना सीधा प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया है, आप प्रश्न पूछें। अगर और प्रश्न हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड है तो कृपया वो पूछे, क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है। हाँ, तो मैं अभी पवन जी ने ये बातें बोली तो आई थिंक मेरा सवाल आ गया होगा। अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस खत्म हो गया।
ठीक है पवन जी, आप इसका जवाब देना हाँ चाहेंगे इनके प्रश्न? हाँ, देखिए सर, पहली चीज तो क्या रहा कि आपने जो ये ऑब्जेक्शन वो एतराज रखा कि फैक्ट्रियों की संख्या का एम्प्टी लैंड टैक्स से संबंध क्या। मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, मतलब बहुत सिंपल सिनेरियो है, ज्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है और सिंपल में आंसर मिल जाएगा आपको। कि मेरे को भीलवाड़ा में एक फैक्ट्री खोलनी है कूलर बनाने की, तो कम से कम मेरे को 1 बीघा आधा बीघा जमीन चाहिए शहर के पास, शहर से 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि फिर मेरे को लेबर नहीं आएगा और कॉस्ट बढ़ती जाएगी। मतलब जमीन का गेम क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल गेम है। तो भीलवाड़ा के अंदर मेरे को आधा बीघा लैंड चाहिए फैक्ट्री लगाने की, क्योंकि एक बात तो आप भी जानते हैं, फैक्ट्री लगाएंगे तो पहली रिक्वायरमेंट होती है जमीन की, आइदर किराए पे लेनी है या मेरे को जमीन खरीदनी पड़ेगी। बिना जमीन के फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती है, ये फैक्ट है, पूरी दुनिया का फैक्ट है, हवा में नहीं लगेगी। तो भाव तो 2 करोड़ है, इधर शहर के 5 किलोमीटर के इलाके में भाव 2 करोड़ है। तो पहली शर्त है मेरे पास 1 करोड़ तो चाहिए ना हाथ में लैंड का, वरना मैं जमीन कैसे लूंगा। और मान लीजिए मेरी कैपिटल ही 1 करोड़ है, तो मैं जमीन में यहाँ पे जमीन में मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 50 लाख 1 करोड़ का है, और वास्तव में 1 करोड़ में लग जाएगा फैक्ट्री। आपको अगर एयर कूलर का मिडिल स्केल या मतलब स्मॉल स्केल की भी नहीं, मिडिल स्केल की बात कर रहा हूँ, पर मेरा पूरा 1 करोड़ तो लैंड में चला जा रहा है। अब मैंने आपको बोला जमीन की कीमतें कम होना, तो मान लीजिए एम्प्टी लैंड टैक्स आया तो जमीन की कीमत 20 लाख रह जाएगी, 1 करोड़ वाली जमीन 20 लाख में हो जाएगी, मतलब कम से कम 5 गुना तो गिरना ही गिरना है दाम को, वो कानून को इस तरीके से लिखा गया है। तो अब मान लीजिए कल एम्प्टी लैंड टैक्स आया और जमीन चली गई नीचे, अब 20 लाख में आ रही है जमीन, तो मेरे को 20 लाख में जमीन मिल गई, तो 80 लाख रुपया मेरे हाथ में है, मैं 80 लाख से इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दूंगा। अब मैं वो कंपेयर थ्योरी पे जाता हूँ जहां से आपको इसका सही जवाब मतलब ज्यादा स्पष्ट आपको हो जाएगा जवाब। अब मैं आपको बोलता हूं कि भीलवाड़ा में ये दाम है 1 करोड़ रुपया मेरे को लैंड में डालना है। अब मैं चलता हूं यूएस या ब्रिटेन या चाइना या ऐसी किसी कंट्री में चलता हूं जहां पे शहर में इतना ही जमीन का दाम 20 लाख ही है, तो फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा वहां पे मेरा जैसा आदमी फैक्ट्री लगा देगा, और यहाँ पे मेरा जैसा आदमी है वो जमीन के चक्कर में घूमता रहेगा, वो कभी फैक्ट्री नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसके पास बहुत पैसा नहीं है। तो गेम ये जमीन की कीमत क्या करती है, एंट्री लेवल को नीचे लेके आती है। भारत में फैक्ट्री लगाने का एंट्री लेवल है ना, उसमें मेन फाइट लैंड है एक्चुअली में, और लैंड बहुत महंगा है, इसलिए एंट्री लेवल पे ही आदमी फेल हो जाते हैं सारे के सारे, मतलब 80% को जमीन की कॉस्ट ही मार देती है, वो फैक्ट्री नहीं लगा पाता असल में। ये है गेम इसके अंदर। तो अगर आपने अब अगले राउंड में आओ, मैं यहाँ पे 1 करोड़ की जमीन लेके फैक्ट्री चला रहा हूँ कूलर बनाने की, और मान लीजिए चाइना के अंदर एक आदमी है वो 15 लाख में जमीन ले आया और उसने फैक्ट्री लगा दी कूलर की, तो मेरा 1 करोड़ का ब्याज का मीटर इसमें जोड़ो अब आप, तो मेरे कूलर की कॉस्ट ज्यादा क्यों है? वो इस वजह से ज्यादा है, उसमें जमीन का भाव जुड़ता है, जमीन की इन्वेस्टमेंट जुड़ती है, मेरी ताकत कम हो गई अब फाइट करने की क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं लोन लेके आऊंगा। अब लोन लेके आऊंगा तो यहाँ दूसरा कैच शुरू हो गया। जब मैं लोन लेने गया हूँ तो लोन में से जो सब्सिडी सरकारी है वो सब्सिडी तो सब ये लोग खा लेंगे बीच में, लोन देने वाले, फिर उसमें भी मेरे को पैसा पूसा खिलाना पड़ेगा, मेरी फिर कॉस्ट बढ़ गई। अब लोन में मैं ट्रैप में फंसा कब? जमीन के कारण, क्योंकि मेरे पास जो पैसा था उसमें से वो सारा पैसा जमीन ने निकल लिया मेरा। अब वहां पे उसको लोन में नहीं जाना पड़ा, वो कैश इकोनॉमी में बैठा है, मैं लोन की इकोनॉमी में घुस गया। अब तो मेरे को अब दो तरफ से पैसा खींचने लग गए ये लोग। अब जूरी कोर्ट का रोल बताता हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसा कूलर बना दिया है जो टाटा को कम्पीट करता है, और वास्तव में एयर कूलर का मार्केट के अंदर सही कूलर तो भारत में ही नहीं मिलता, मतलब कोई भी कूलर उठा के देख लो उसमें इतने फ्लॉ हैं और उनको सुधारने, जबकि बजाज और टाटा जैसे ग्रुप कूलर बना रहे हैं और उसमें इतने फ्लॉ हैं, और वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए उनके कचरा कूलर बिकते हैं, जबकि उनमें बहुत सारे फ्लॉ हैं। मान लीजिए मैंने एक ऐसा कूलर बनाया है जो कि टाटा की कॉम्पिटेंसी के अंदर ज्यादा अच्छा कूलर है, तो मैंने यहाँ का मार्केट ले लिया भीलवाड़ा का, मेरा सेल बढ़ गया, तो मैंने एक यूनिट और खड़ी कर दी। अब या जब मैं विस्तार करने जाऊंगा तो अब यहाँ मेरे को इस पॉइंट पे वापस लैंड चाहिए, मेरे को जयपुर में एक यूनिट और डालनी है। अब जयपुर में तो 1 बीघा जयपुर के 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर लेने जाऊंगा तो 5 करोड़ सुनाएगा सीधा, अब मेरे पास 5 करोड़ का है, मैं फिर लोन की इकोनॉमी में एंटर कर गया। अब यहाँ अगला गेम आता है, टाटा को नुकसान होना शुरू हुआ मेरे कूलर से, तो टाटा क्या करेगा? टाटा जीएसटी वाले कमिश्नर को पैसा देगा, यहाँ का टाटा नहीं देगा, मतलब टाटा का डिस्ट्रीब्यूटर या जिसकी जो अपर हैंड है वो क्या करेगा कि भाई अपने तो 500 की सेल है सीजन में, अब के 200 क्यों आई? कि भाई ये कूलर अच्छा आया है, ये चल रहा है, तो वो बोलेगा भाई कौन है ये है भाई देखो, और ये अजमेर में भी कूलर जा रहे हैं इसके, और उसको सेल कटनी शुरू हो गई उसकी, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जीएसटी कमिश्नर को फोन करेगा और उसको बोलेगा कि ये फैक्ट्री को बंद करा। कैसे करा? वो तू सोच कैसे करानी है, तो इस फैक्ट्री को बंद करा या इसको तू कहीं ना कहीं लटका, इसकी कॉस्ट बढ़ा, कुछ भी कर। तो वो आदमी जीएसटी वाला आ गया मेरे पास में और वो उसके नाटक करने उसने शुरू कर दिए। अब वो 50,000 कभी 1 लाख, 50,000 कभी 1 लाख, कहीं भी वो माल पकड़ेगा, कभी ये माल पकड़ेगा। और अब ये सब मेरे साथ होगा, बाकी कूलर मेकर के साथ नहीं हो रहा है क्योंकि वो टाटा का ग्राहक नहीं काट रहे, पर मैं काट रहा हूँ, तो ये सिर्फ मेरे साथ होगा।
बाद में कोई फर्जी केस लगा के मेरे को अदालत में खींच लेंगे, फिर वो जज को एक पेटी देगा और बोलेगा इसकी फैक्ट्री सीज कर दे। जज है वो बोलेगा केस चलेगा जब तक तेरी इसकी फैक्ट्री सीज करो, खाता इसका सीज करो। मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूँ, जब केस होते ही जज पहला ऑर्डर निकालता है खाते सीज करके काम रोको इसका, और वो काम रुकवा देते हैं। अभी भीलवाड़ा में हुआ, 200-300 करोड़ की कंपनी है, शायद 500 करोड़ की, छाबड़ा जी की आरसीएम बोल के, उनको किसी मामले में अरेस्ट किया, सारे खाते वाते सीज करवा दिए, 1 साल काम ही नहीं करने दिया उनको, जब ये कोई ताल्लुक ही नहीं था उनके जो मुकदमा दर्ज हुआ उसका उस फैक्ट्री से। तो वो ये सब रोक के जज बैठ जाएगा, ऐसे करके वो मेरी हत्या कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे को मारा किसने? पहले मेरे को मारा जमीन की कीमत ने, फिर मेरे को मारा बैंक के में लोन ऑर्बिट में गया तो वहां की घूस ने, और जब मैं इन सब से निकल के बाहर आ गया और मैं सक्सेसफुल होने लगा, तब मेरे को किसने मारा? मेरे को टाटा ने मारा, या टाटा के कूलर को कॉम्पिटेंसी महसूस हुई तो। और मैंने ऐसा कूलर बना दिया कि सिम्फनी और सीजर को भी मैं अगर कॉम्पिटिशन वो दे रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है सिम्फनी और सीजर वाले क्या मतलब मामूल लोग हैं क्या? वो मेरा फैक्ट्री चलने देंगे? उनके पास जीएसटी ऑफिसर है, एसपी है, जज है, और फेंकने के लिए पैसा है। ये 3 आदमी को पैसे देंगे, मेरे तो चिथड़े बना देंगे वो। तो इसलिए आप देखोगे भारत के अंदर, आप 20 साल पहले जाओ चाहे 30 साल पहले जाओ, जो कंपनियां जिस क्षेत्र में काम कर रही है अगले 30 साल तक भी वही कंपनियां करती है। वो कैसा भी प्रोडक्ट बनाए वो वही बिकता है। दूसरी कंपनी है वो पनप नहीं पाती है। तो इसलिए मैंने बोला किसी चीज को पनपाना है, अगर आपको फैक्ट्रियों की स्केल खड़ी करनी है, टैलेंट को सामने लेके आना है, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, सस्ते प्रोडक्ट चाहिए, तो 3 शर्त चाहिए होती है। पहले जमीन सस्ती लेके आओ, पहला शर्त पूरी करो। दूसरा, जब वो काम शुरू करे, अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा चल निकले, वो टैलेंटेड आदमी है, तो वो जब अच्छे प्रोडक्ट बना के पैसा बनाना शुरू करेगा, तो उसको इस सरकारी माफिया से बचाओ। सरकारी माफिया 3 है, टैक्स कलेक्टर पहला सरकारी माफिया, दूसरा एसपी दूसरा सरकारी माफिया, और तीसरा जज। ये 3 सरकारी माफिया से उसकी रक्षा करनी पड़ती है। जूरी कोर्ट का काम ये है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपने बोला जज जूरी सिस्टम के साथ अपनी कुछ समस्याएं हैं। तो देखिए समस्याएं क्या है वो आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, पर आपने जो 2-3 पॉइंट रखे उनको एड्रेस कर देता हूँ। पहला आपने बोला भारत में जूरी कोर्ट था। भारत में कभी भी जूरी कोर्ट नहीं था। भारत में जूरी सिस्टम था और वो एक वीक जूरी सिस्टम था। जूरी कोर्ट बिल्कुल अलग चीज है। वो हमने जो ड्राफ्ट लिखा है वो है, और वो जूरी सिस्टम के कानून से कम 10 गुना ज्यादा बेहतर है। 10 गुना कम से कम बता रहा हूँ। अमेरिका के अंदर जूरी सिस्टम है और भारत में जूरी सिस्टम था, जूरी कोर्ट नहीं था, और वो भी सिर्फ कुछ प्रोविंसेस में लागू था। आपने एक बात और बोली कि भारत में जूरी जो है वो ठीक से फैसले नहीं देती थी, इसलिए उसे रद्द किया। देखिए ऐसा नहीं होता है। पहले आप ये बात समझिए कि दंड देने की शक्ति राजा अपने पास रखना चाहेगा या जनता को के हाथ में रखना चाहेगा। मतलब सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। जो सीएम पीएम होते हैं वो किसी भी देश में क्या कानून चाहेंगे? जज सिस्टम ही तो चाहेंगे ना भाई, क्योंकि जज होता है वो सरकारी आदमी है। अपॉइंटमेंट और रिमूवल सीएम पीएम के हाथ में होती है, तो उनके फायदे की बात है भाई। तो दुनिया में जहां पे भी सीएम ये राजा होता है, सीएम पीएम, वो जज सिस्टम ही चाहते हैं हमेशा। तो उनको तो जज सिस्टम चाहिए, तो वो कोई ना कोई तो बहाना बताएंगे ना। ऐसे कैसे आप जूरी सिस्टम कैंसिल करोगे? तो उन्होंने बहाना बताया, और उस बहाने के सपोर्ट में आप मुझे एग्जाम्पल बता दो, केवल एक, कोई एग्जाम्पल नहीं है। और वो क्यों बनाना पड़ा वो भी बता देता हूँ। भारत में जो भूमि आंदोलन शुरू हुआ, और उसकी वजह से जो जमींदार थे यहाँ पे, मतलब 1952-53 की बात कर रहा हूँ, 57-8 तक आते आते ये बहुत बढ़ गया। तो जो जमींदार थे उनकी खुद की अपनी कोर्टें होती थी, उनका वो खुद ही अपनी पुलिस अदालतें टाइप सिस्टम होता था उनके पास में। उनके अपने खुद की बाहुबली गुंडे वगैरह होते थे जो आदमी को उठा लाते थे, सजा भी देते थे, वो मारपीट ये वो सब कुछ चलता था। तो जो जमींदार थे भारत में, जो ताकतवर लोबी थी उनमें, और ये जो लैंड रिफॉर्म्स का आंदोलन था उनमें रेजिस्टेंस बढ़ गया। और फिर जहां जहां पे ये भूमि सुधार आने शुरू हुए और जमीनें देनी शुरू करी, वहां पे इस संघर्ष के नतीजे में मारपीट और मुकदमेबाजी शुरू हुई। तो जिन जिन प्रोविंसेस में पूरे भारत में जूरी सिस्टम नहीं था, सिर्फ जूरी सिस्टम वहां उन प्रोविंसेस में था जहां पे ब्रिटिश रूल था। मतलब 5-7 जगह ही था और कहीं नहीं था, वही बड़े बड़े शहरों में, और कहीं ज्यादा जगह नहीं था ये जूरी सिस्टम। और उसकी भी सीमा बहुत कम थी, मतलब बहुत सेलेक्टिव किस्म के मुकदमों के अंदर ही जूरी सिस्टम था, बाकी पूरे भारत में कभी नहीं था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ, जब ये मुकदमेबाजी शुरू हुई तो उसके अंदर जूरी जो होती थी वो लैंडलॉर्ड के खिलाफ, उसके फैसले लैंडलॉर्ड के खिलाफ आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि लैंडलॉर्ड है वो गलती पे था। तो जूरी जो थी उसकी वजह से लैंडलॉर्ड को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उन्होंने, लैंडलॉर्ड जो थे और जो उस समय भारत में बहुत ताकतवर थे, उन्होंने जवाहरलाल को बोला कि भाई जूरी सिस्टम को खत्म करो। तो जवाहरलाल ने 56 के अंदर एक लॉ कमीशन बनाया। उसको बनाया ही एक काम के लिए था कि भाई वो जूरी सिस्टम खत्म करो की अनुशंसा करेगा। तो उसने 56 में जूरी सिस्टम को खत्म करने की 66 में अनुशंसा करी और बाद में उसको खत्म कर दिया गया। तो जूरी सिस्टम खत्म करना मतलब इसमें ये तो एक स्वाभाविक बात है। दुनिया में कौन सीएम पीएम जूरी सिस्टम चाहेगा अपने देश में? वो तो जज सिस्टम ही चाहेगा। बाकी ऐसा नहीं है। जो न्याय होता है वो जूरी और जज में सिंपल चीज अंतर क्या है, जज सिस्टम में एक आदमी होता है, सभी मुकदमों के फैसले वही देगा। तो गठजोड़ बनाना आसान है, घूस देना आसान है,
और वो आदमी जो चाहेगा वैसे ही होता है। जूरी सिस्टम में न्याय देने की शक्ति लगातार नए लोगों में हस्तांतरित होती है। तो सिंपल बात है, दंड देने की शक्ति का हस्तांतरण अगर होगा तो आपको जस्टिस मिलेगा, गठजोड़ नहीं बना सकते, जबकि वहां पे नहीं मिलेगा। तो जूरी सिस्टम जो है वो जिन जिन देशों में है, आप वहां की न्यायिक व्यवस्था तो देखो, जैसे आपने अभी बोला था कि अमेरिका में जूरी सिस्टम पर वहां पे भी अपनी प्रॉब्लम है। भाई किस टाइप की है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भारत के जस्टिस सिस्टम को अमेरिका के जस्टिस सिस्टम से कंपेयर तो करो, आकाश मतलब वो प्रकाश वर्ष का अंतर है भाई। वहां कोई प्रॉब्लम सब जगह होती है, पर कंपेयर करो। मैंने जैसा बताया कि प्रोसीजर को हमेशा कंपेयर करनी पड़ती है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सलमान खान ने यहाँ हिरण मारे तो क्या हुआ? उसको छोड़ दिया, उसने जाके फुटपाथ पे गाड़ी भी चढ़ाई, बाद में वहां पे भी लोग उड़ा दिए। फिर क्या हुआ? अभी सलमान खान किधर है? क्या उसको सजा हुई है? सारा जोधपुर जानता है उसने हिरण मारे, सारा जोधपुर जानता है, किसी को जाके पूछो, भर भर के एविडेंस है। अब मैं अमेरिका का एग्जांपल देता हूँ। 2018 की बात है, हाईकोर्ट का जज था एरोन पर्स्की, एक वहां का बहुत बड़ा वडेरा, बहुत बड़ा आदमी है, उसकी औलाद थी, उसने 19 साल की लड़की के साथ रेप किया। जूरी ने उसको दोषी ठहराया। जब ये साबित हो गया कि उसने रेप किया था, तो एरोन पर्स्की जो कैलिफोर्निया का हाईकोर्ट जज है, उसने उसे सजा दी 6 महीने की, जबकि उस धारा के सजा हो सकती थी उसे 30 साल की। तो 6 महीने की सजा क्यों दी? उसने पैसे ले लिए उससे, जैसे यहाँ पे हाईकोर्ट जजों ने सलमान खान से खींच लिए पैसे, 50 करोड़ रुपया खींच के उसको फ्री कर दिया। उसने एरोन पर्स्की ने उससे $1 मिलियन खींच लिए और उसको 6 महीने की सजा दी दोषी होने के बावजूद। तो अमेरिका में क्या हुआ? 2018 में कैलिफोर्निया के नागरिकों ने उस एरोन पर्स्की को वोट वापसी का प्रयोग करके नौकरी से निकाल दिया 3 महीने के अंदर अंदर। फिर 3 महीने के अंदर नौकरी गई उसकी, घर बैठा है वो। तो ये है फर्क। अब भारत में वहां जूरी सिस्टम था, इसलिए उसे दोषी ठहराया गया, वरना वो इतने बड़े बाप की औलाद थी कि अगर वहां पे जूरी सिस्टम नहीं होता तो पहली बात तो सजा ही नहीं होती थी, और जूरी सिस्टम होने के बावजूद अगर वोट वापसी नहीं होती तब भी वो छूटने ही वाला था, क्योंकि एरोन पर्स्की ने तो 6 महीने की टोकन सजा में निपटा दिया था उसको। पर वहां दोनों चीजें थी, जूरी होने से उसको दोषी ठहराया गया। मतलब वहां पे जो जूरी सिस्टम है उसमें जूरी सजा नहीं बता सकती, जूरी केवल दोषी या निर्दोषी बता सकती है, सजा नहीं बताती है, सजा जज बताता है वहां। तो ये है लूप होल, ये है फ्लॉ जूरी सिस्टम का वहां के। तो वहां की जूरी ने बताया भाई ये साबित है इसने रेप किया है, और सॉरी 19 साल की बच्ची नहीं थी, 14 साल की थी, सॉरी 14 साल की बच्ची थी। तो वहां पे जूरी ने बताया ये दोषी है अकॉर्डिंग टू एविडेंस, तो वो दोषी साबित हो गया। भारत होता तो क्या वो दोषी साबित होता? वो कौन है सुप्रीम कोर्ट का वो जज खरे, उसने यहाँ के एक बिलियनियर है था, उसने कोई 50-60 बच्चियों के साथ, सारी माइनर बच्चियों के साथ रेप किया था, और सबके वीडियो उसके लैपटॉप के अंदर थे। उससे उसने 100 करोड़ लेके और उसको बेल दे दी और वो देश छोड़ के चला गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया ये कांड भारत के अंदर, तो क्या भारत के लोगों ने निकाल दिया क्या उसको? कुछ नहीं निकाल सकते। तो अगर वहां पे जूरी सिस्टम नहीं होता तो वो जो बंदा है वो दोषी होता ही नहीं था कभी, वो वहीं छूट जाता था। पर जूरी सिस्टम होने के कारण सजा तो मिली, पर जूरी का फ्लॉ क्या था कि वो सजा नहीं दे सकते थे। तो जज ने 6 महीने की सजा में निपटा दिया, उसने वहां से पैसे खींच लिए वापिस से, पर वोट वापसी होने के कारण उसे निकाल दिया गया। तो देखो प्रोसीजर जो होते हैं ना वो इस तरीके से काम करते हैं। अगर प्रोसीजर ठीक होगा तो ये अच्छा रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ मेरी बात। महावीर जी आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। महावीर जी आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा ठीक है आदित्य जी, और कोई प्रश्न हो तो एक लास्ट प्रश्न लेंगे, वरना टाइम काफी हो गया तो अब इसको एंड करेंगे। कपिल जी आपका कोई प्रश्न है? कपिल जी कनेक्ट हुए? कपिल जी आपका कोई प्रश्न है? लास्ट प्रश्न। नहीं मेरा कोई प्रश्न नहीं है। जो पवन जी बात कर रहे थे बस मैं उसी में ऐड करना चाह रहा था कि अमेरिका में अधिकतर राज्यों के अंदर जो जूरी ट्रायल है ना वो तब होती है जब कोई क्राइम हो, क्रिमिनल केस में होती है। तो सिविल मुकदमों में बहुत ही कम में है ना, और क्रिमिनल में भी जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके पास चॉइस होती है कि उसको जूरी ट्रायल में जाना है या जज ट्रायल में जाना है। और जैसा कि अभी हमने देखा ना कि अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा कि फैमिली सिस्टम की हालत बहुत ही बर्बाद है यहाँ पे। मतलब करीबन यहाँ पे 40% बच्चे जो पैदा होते हैं उनके माँ बाप की शादी नहीं होती, वो बिना शादी के ही पैदा हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे फैमिली कोर्ट में या मतलब फैमिली सिस्टम के अंदर इतनी बर्बादी क्यों आई है? क्योंकि फैमिली कोर्ट के मैटर्स में यहाँ पे सिर्फ अभी जज ही है, जूरी नहीं है। अब उसको लेके शायद 1-2 राज्यों में ही जूरी है फैमिली कोर्ट के मैटर में, है ना, क्योंकि फैमिली कोर्ट का जो मैटर है वो क्रिमिनल नहीं है, वो सिविल केस होता है। अब कैलिफोर्निया और जो बड़े राज्य हैं उनमें तकरीबन में ये मुहिम चल रही है कि फैमिली कोर्ट के मैटर हैं, जैसे जिसमें तलाक हो गया, मेंटेनेंस हो गया, बच्चे की कस्टडी हो गई,
इन सब को लेकर भी अच्छा वो जूरी ट्रायल के अंडर आए। अच्छा कपिल जी, एक मिनट मैं बता दूं, ये कपिल जी वहीं रहते हैं, वाशिंगटन में ही रहते हैं, ये अभी वहीं रह रहे हैं शायद, है ना कपिल जी? आप वहीं वाशिंगटन में रहते हो? मैं वाशिंगटन राज्य में ही रहता हूँ। हाँ ठीक है, बताइए आप अपनी बात चलिए आगे जाइए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी ये मतलब ऐसा नहीं है कि जूरी सिस्टम खत्म हो रहा है, इसमें भी आम जो नागरिक है, एक्टिविस्ट हैं, और यहाँ का जो राजतंत्र है, इसके बीच में संघर्ष की स्थिति हमेशा से चलती रहती है। और जो जूरी सिस्टम के कार्यकर्ता हैं वो इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जज और राजवर्ग है वो इसको कम करने की कोशिश करता रहता है। तो कई बार आम नागरिक जीत जाते हैं, कई स्टेट्स के अंदर राजवर्ग और जो जज है वो भी जीत जाते हैं। तो वो अपने कहीं पे जूरी का स्कोप कम कर देते हैं, वो किसी कहीं पे नई टाइप की कोर्ट बना देंगे, कह देंगे अच्छा इस मुकदमे के लिए, जैसे कि मान लो आप वैक्सीन से रिलेटेड कोई मामला है अगर, तो वैक्सीन के लिए वो बोलेंगे काम करते हैं, नई कोर्ट बना देते हैं और इसमें सिर्फ फैसला जज ही देंगे। तो वो जूरी का स्कोप कम करने की कोशिश करते रहते हैं। बट जो लोग क्या बोलते हैं कि जूरी सिस्टम के कार्यकर्ता हैं या आम जो इसमें लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, वो सब ये भी कोशिश करते हैं कि अच्छा ये मुकदमे है, इसको जूरी के अंडर लेके आओ। तो जहाँ पे कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है या वो अच्छे से काम कर पाते हैं, तो वहाँ पे नए नए मुकदमे हैं, वहाँ पे मतलब जूरी सिस्टम भी मजबूत होता रहता है अमेरिका में। बस मुझे यही कहना। अच्छा पवन जी, मेरा एक प्रश्न था आपसे, द सॉल्यूशन टॉक पे अब हम भी आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये जो आपने व्याख्यान दिया हिंदू राष्ट्र के ऊपर, तो आपने कहा कि कानूनों के द्वारा ये मतलब एक तरीके से आप बैकडोर से हिंदू राष्ट्र ही बनाना चाहते हैं कि आपकी पार्टी भी? नहीं हिंदू राष्ट्र आप भी हिंदूवादी? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो शीर्षक है ना, मैं तो इसमें शीर्षकों में मानता ही नहीं हूँ। मैंने तो अपने 5 प्रपोजल बताए, वो तो सब प्रोसीजर है। उसमें कहीं पे वो गाय को बचाने का कानून है, वो गाय बचाएगा, गंगा साफ करने का कानून गंगा को साफ करेगा, बांग्लादेशी विदेशी नागरिक और घुसपैठियों को खदेड़ने का काम है, वो अलग कानून है, वो काम करेगा। 2 चाइल्ड लॉ, वो अलग कानून काम करेगा। तो मैं तो लॉ पे काम कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र का उसमें क्या वो शीर्षक से तो मेरे पास कुछ है ही नहीं ना। और जिनके पास वो शीर्षक है उनके पास खाली शीर्षक है, उनके पास ये सब है ही नहीं। उनके पास खाली एक नारा है 2 शब्द का। मेरे पास तो 120 पेज का प्रोसीजर लिख के है, 120 पेज है मेरे पास तो प्रोसीजर के, जो ये सब चीजों को बचाएंगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप रियल में हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं और बीजेपी जो है वो फर्जी में हिंदू राष्ट्र। देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र तो मेरे कंसर्न में क्यों नहीं आता। मेरे को गाय बचाने में इंटरेस्ट है, देशी नस्ल की भारत की। मेरे को हिंदू धर्म के प्रशासन को मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि कन्वर्जन रुके और हिंदू धर्म का फैलाव हो। अभी तो सिकुड़ रहा है। मेरे को बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने में इंटरेस्ट है ताकि वायलेंस कम हो, भारत पे भार कम आए। मेरे को 2 चाइल्ड लॉ लाने में इंटरेस्ट है ताकि हिंदू मुस्लिम के आपस का जो जनसंख्या का धार्मिक असंतुलन, मतलब धार्मिक जनसंख्या का जो संतुलन बिगड़ रहा है, उससे रोकने की जरूरत है। तो मेरा तो वो है। अब इसको आप क्या कहोगे? मैं तो इन्हें कानून कहता हूँ। गाय बचाने का कानून, गंगा साफ करने का कानून, बांग्लादेशियों को खदेड़ने का कानून, और ये हिंदू धर्म को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का कानून, लव जिहाद रोकने के लिए ये वुमन आफ्टर मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट वाला कानून। और तो मेरा काम तो कानून का है। इसको आप क्या कहते हो? मतलब आप बीजेपी के हिंदू राष्ट्र से आप जो है अलग आरआरपी का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? देखो, बीजेपी के पास में या आरएसएस के पास में हिंदू राष्ट्र का प्रपोजल ही नहीं है। उनके पास में एक किताब है जिसके अंदर सारे पेज खाली पड़े हैं और ऊपर लिखा है हिंदू राष्ट्र। तो आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि उनके हिंदू राष्ट्र से आप सहमत हो क्या? भाई उनका हिंदू राष्ट्र है कहां? मेरे को दिखाओ तो। वो अंदर पेज तो इस एक लाइन, 1-2 शब्द के अलावा कुछ है? एक पेज भी नहीं है। एक पेज तो दिखाओ कि तुम्हारा हिंदू राष्ट्र का तस्वुर क्या है, कैसा होगा ये। इसमें मुस्लिम रहेंगे नहीं रहेंगे, बौद्ध वोट कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, जैनियों को सब्सिडी मिलेगी कि उनकी तनख्वाह में से 20% एक्स्ट्रा काटने वाले हो तुम, मुसलमानों को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा या यहीं रहना पड़ेगा, उनको वोटिंग राइट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, गंगा साफ होगी कि नहीं होगी, गाय बचेगी कि नहीं बचेगी। एक पेज तो दिखाओ। मेरे को 20 साल हो गए एक्टिव पॉलिटिक्स में, एक पेज भी नहीं देखा मैंने आज तक इनके पास। इनके पास एक ही मतलब 2 ही शब्द है, हिंदू राष्ट्र, खत्म, बस। तो इसका क्या करूं मैं, क्या प्रतिक्रिया दूं? नहीं, पर आपने भी बोला कि घर वापसी होनी चाहिए, तो आप तो मतलब मैंने नहीं बोला घर वापसी होनी चाहिए। मैंने बोला नहीं, आपने बोला ऑन रिकॉर्ड बोला कि घर वापसी हो जाएगी इससे। मैंने ये बोला है कि तो मैं एक हिंदू हूं भाई, तो मैं एक हिंदू हूं तो मेरे हिंदू धर्म का विस्तार हो, ये क्या मैं नहीं चाहूं? इसमें क्या गलत बात है? मैंने ये कहा कि अगर हमने राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का कानून लेके आए तो हिंदू धर्म का प्रशासन मजबूत होगा, और हिंदू धर्म के मजबूत होने की, और प्रशासन मजबूत होने से धर्म मजबूत होता है हमेशा, और किसी चीज से नहीं हो सकता। धर्म मजबूत होगा तो हिंदू धर्म छोड़कर जाने वाले, कन्वर्ट होने वालों की संख्या में पहला तो कमी आ जाएगी, और दूसरा, अगर ये मजबूत होगा तो जो हिंदू धर्म छोड़ के जा चुके हैं वो भी फिर से हिंदू धर्म में घर वापसी करना शुरू करेंगे। तो इसमें मेरी क्या मंशा गलत है? मैं एक हिंदू हूं तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि हिंदू धर्म जो है वो विस्तार करे, उसका शरण नहीं हो। इसमें क्या गलत है? तो मतलब आप एक हिंदूवादी हैं, मतलब आप हिंदूवादी हिंदूवाद फिर से एक शीर्षक है, इसका मतलब क्या होता है मेरे को बताओ आप।
मतलब इसका मतलब बताओ मेरे को, हिंदूवाद किसे कहते हो आप? हिंदूवाद मैं तो समझता नहीं, लेबल में तो मैं समझता ही नहीं, मैं तो प्रोसीजर में समझता हूँ। कब आप कहोगे हिंदूवादी किसी को, मेरे को बताओ। मतलब मैं हिंदू हूं और मेरा धर्म मजबूत हो, तो ये मैं सोचूं चाहूं तो आप मुझे हिंदूवादी कहोगे। तो हिंदूवादी नहीं कहलवाने के लिए क्या मैं ये चाहूं कि मुस्लिम धर्म मजबूत होना चाहिए, यूं? तो वैसा थोड़ी होता है। ये शब्द का मतलब क्या है, इसका बताओ मेरे को, क्या आशय होता है हिंदूवाद से, क्या मतलब होता है? अच्छा पवन जी, एक बात बताइए, आपने ये जो बात रखी, तो आप ये मानते हैं कि भाई इससे हिंदू, मतलब आपने कहा कि 5 साल में रिवर्स होने लग जाएगा, मतलब घर वापसी होने लग जाएगी, चांस तो है, क्या आपको नहीं लगता? चांस है। हाँ, मतलब आपको नहीं लगता कि भाई आपको देख करके कई मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी इस तरह का प्रोसीजर रखने की कोशिश करी, या अन्य धर्मों के लोगों ने, क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने भी, तो उनके धर्म भी वैसे ताकतवर बन जाएंगे आपके सामने, तो आपका तो ये सपना अधूरा रह जाएगा फिर घर वापसी का। देखिए, मुस्लिम धर्म के लोग अपने धर्म को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। वो उनका इश्यू है, उनको अपने धर्म को मजबूत बनाने के लिए क्या प्रोसीजर चाहिए वो तय करें, वो सोचें, मेरा उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक है, मैं किसी धर्म को कमजोर करने या किसी अन्य धर्म को कमजोर या मजबूत करने की मंशा रख के काम नहीं करता हूं। मैं मेरे धर्म को कैसे ताकतवर बना सकते हैं, मैं वो मंशा लेके यहाँ पे काम करता हूँ। तो मैंने उसके लिए कानून लिखा है। मुस्लिम धर्म को मजबूत बनाने के लिए मैंने कोई कानून ही नहीं लिखा, क्योंकि मैं मुस्लिम थोड़ी हूँ जो मैं मुस्लिम धर्म को मजबूत बनाने के लिए कानून लिखूं। मैं हिंदू हूं तो हिंदू धर्म को मजबूत बनाने के लिए तो लिखूंगा ना, या उसी का तो प्रचार करूंगा, उसी पे तो पैसा और अपना संसाधन लगाऊंगा, या उसी पे तो अपना दिमाग खपाऊंगा ना। तो चलिए ठीक है पवन जी, आपने सभी लिसनर्स का बेबाकी से जवाब दिया। हम चाहेंगे देखो, कि मुस्लिम लोग अपने धर्म को प्रोटेक्ट करें, वो उनकी ड्यूटी है। मैं उस बारे में 1 मिनट क्यों सोचूं? मतलब मैं क्यों 10 सेकंड खर्च करूं अपने? मैं हिंदू हूं ना, तो मेरे को, मैं मुस्लिम धर्म को मजबूत बनाने के बारे में क्यों तो मैं सोचूंगा, क्यों उसके ऊपर मैं दिमाग लगाऊंगा, या क्यों मैं वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनूंगा? भाई वो सोचे अपने धर्म को मजबूत बनाना है, क्रिश्चियन सोचे, ईसाई सोचे अपने धर्म को, उनको कैसे मजबूत बनाना है। वो तो सोच ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, तभी तो विस्तार किया उन्होंने पिछले 1500 सालों में। इन दोनों धर्मों ने विस्तार क्यों किया है भाई? उन्होंने सोचा और कदम उठाए, तभी तो विस्तार किया है। तो हमने नहीं सोचा और कदम नहीं उठाए, तो हमने विस्तार नहीं किया। तो अब हमको उनसे ज्यादा स्पीड से सोचना और कदम बढ़ाना पड़ेगा और मजबूती लानी पड़ेगी अपने आप में, तब हम टिकेंगे, वरना नहीं टिकेंगे। तो मैं उस दिशा में सोचता और काम करता हूँ।